बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब भारतीय मार्केट्स के लिए एक आज शानदार दिन, और देखिए निफ्टी अब 23,000 के काफ़ी करीब, सेंसेक्स में भी शानदार 1300 पॉइंट की रैली, मिड कैप स्मॉल कैप अक्रॉस द बोर्ड आज एक अच्छी रैली देखने को मिली है। बड़ा सवाल यही है कि ये रैली कितनी टिकेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंट्राडे में रैली हुई है। ऐसा नहीं कि एक मार्केट में गैप अप हुआ और वहीं पर हम टिके हुए हैं। इनफैक्ट मार्केट ऑलमोस्ट सिर्फ फ्लैट लाइन टेरिटरी में आ गया था ऑलमोस्ट, और वहाँ से एक इंट्राडे में एक रैली हुई है जो एक अच्छी खबर है मार्केट के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून, और शो की शुरुआत करेंगे गुड आफ्टरनून आज के हेडलाइंस के साथ। वेस्ट एशिया में शांति की उम्मीद और क्रूड में नरमी से बुल्स का दमदार कमबैक। मार्केट में चौतरफा खरीदारी, निफ्टी 450 पॉइंट्स चढ़कर 22,950 के पार। HDFC बैंक, ICICI बैंक और इन्फोसिस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में 1300 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में जोरदार तेजी। इंडिया विक्स 6% नीचे। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्ज बड़ी बड़े सटीक। पश्चिम एशिया में जल्द शांति की उम्मीद से LNT करीब 5% उछाल के साथ इस वक्त डेरिवेटिव गेनर्स में शामिल। एशियन पेंट्स में मजबूती कायम। उधर चार्ज बड़ी शेयर आयशर बजाज फिनसर्व में भी अच्छी रौनक का है। कैपिटल मार्केट और ऑटो शेयरों में जोरदार रफ्तार, करीब 3% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। ऑटो शेयरों में 3 से 4% दौड़े भारत फोर्ज, मदरसन और हीरो मोटो। साथ ही सरकारी बैंक, डिफेंस, NBFCs और IT में भी 2% से ज़्यादा की तेजी। प्राइवेट बैंकों में जोरदार रफ्तार, इंडेक्स 1.5% से ज्यादा मजबूत। नोमुरा की बुलिश रिपोर्ट से कोटक महिंद्रा बैंक करीब 3% भागा। उधर एक्सिस बैंक में और ICICI बैंक में भी रौनक कायम। नोमुरा की टॉप पिक्स में शुमार। ईरान संकट के बीच कच्चे तेल की तर्ज पर गैस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने पर विचार कर रही है सरकार। फिलहाल 65 लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त रिजर्व बनाने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर। ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करेंगे। और मार्केट के लिए अच्छा दिन। फिर सुबह हुआ क्या, देखिए सुबह एक गैप अप हुआ। वो गैप अप पहले फेल हुआ, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रैली हुई। सुबह वीरो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मली पहले गैप अप में मचेज करें, क्योंकि वहाँ पर सब लोग अपनी पोजीशन हल्की करने के लिए आएंगे। लेकिन लोअर लेवल से कमबैक हुआ। हालांकि वो पहले घंटे के लो से नहीं आया, उसके बाद से आया, लेकिन ठीक है, जो भी रीज़न था। और आज मार्केट में रैली अच्छी है, ब्रॉड बेस्ड है। जैसा कि हम वो ओपनिंग पेज में आपको दिखा रहे थे, सारे इंडेक्स 2-2.5% ऊपर थे। LNT जो हमारा बिग स्टॉक था, उसने आज इसको लीड किया। ओके, और अगर आप देखें तो वेस्ट एशिया में जो लड़ाई हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा पिटाई LNT की ही हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी हुई। दूसरे बड़े शेयर जो हमारा दूसरा बिग स्टॉक था एशियन पेंट, उसमें भी आज अच्छी रैली आपको देखने को मिली। और उसके अलावा आप देखें तो अगर ऑटो, NBFCs, यहाँ पर भी अच्छी खासी रिकवरी थी। ऑब्वियसली इस तेज़ी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो HDFC बैंक का है। चाहे आप निफ्टी देखें, चाहे आप बैंक निफ्टी देखें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिला। मिड कैप में भी अच्छी खासी रौनक आज की ट्रेड में आपको देखने को मिली। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो वो भी करीब 5:1 का। तो लेट्स सी, बड़ा सवाल, क्या मार्केट में एक बॉटम बना या नहीं, ये थोड़ा सा देखना होगा। अनुज, अभी तक तो सोफा संघर्ष, हालांकि अभी तक शायद आप कह सकते हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक, निफ्टी एटलीस्ट अनुज वो अपने एक्सपायरी डे के रेंज में घूम रहा है। बट इसको एक फर्म बेस कहने के लिए कितना वक्त लगेगा? क्या अप्रोच रखें निफ्टी बैंक पे, या फिर अभी भी एटलीस्ट किसी एवरेज के पार होने का, या फिर पुट राइटर्स के अच्छे कन्विक्शन का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए वीरू, नॉर्मली ना अगर आप देखें तो एक बड़ी गिरावट के बाद एक यही ट्रेंड होता है ना। अगर आप देखें सुबह CNBC आवाज़ पर जो हमने एक नज़रिया लिया था वो यही था। हालांकि मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वो जिस लेवल से थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा और लेट आया।
हम 22 जब 670 के करीब के थे वो लेवल था, लेकिन वो थोड़ा सा और नीचे गिरकर उसके बाद रिकवरी आई। लेकिन व्यू यही था कि पहले गैप अप नहीं, थोड़ा नीचे मिले और वहाँ से अगर रिकवरी शुरू हो तो वहाँ पर आप बाइंग करें। अब इसमें दिक्कत क्या है ना, खबरें जिस तरीके से आ रही हैं, अब पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर कौन सी खबर आएगी। अब बड़ा सवाल ऑब्वियसली ये रहेगा कि क्या बाजार में बॉटम बना या नहीं बना। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं, थोड़ा टिकर टीम से बोलते हैं, जरा सुने, और अगर कल से अलग कुछ बात हो रही है तो हम कट करेंगे उस पर। और अब बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या बाजार में बॉटम बना या नहीं बना। देखिए, एक तरीका ये हो सकता है वीरू कि आप कल के लो का स्टॉप लॉस रखकर बाइंग करें, है ना। कल का लो अगर आपको बहुत डीप लगे तो आज का लो, ऐसा रख के अगर आप चाहें तो बाइंग करें। बस ओवरनाइट पोजीशन को आपको हेज करना होगा। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है, अभी भी मतलब कहना मुश्किल है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। बाकी किसी भी एजेंसी रिपोर्ट को फेस वैल्यू पर ना ले, ये एक और यहाँ पर अप्रोच रहेगी। जहाँ तक एक काम करते हैं, बस सुन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि ये बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को
आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभापति जी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर। ओके, चलिए बाकी के फ्लैशेस हम स्क्रीन पर चलाते रहेंगे क्योंकि अब प्रधानमंत्री आई थिंक वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कल उन्होंने लोकसभा में दी थी। पहले उन्होंने थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, अब उसके बाद जो रिजर्व वाली बात है वो हो रही है, तो थोड़ा सा हम बीच बीच में फ्लैश आपको करते रहेंगे। खैर, अब आते हैं वो मार्केट के लेवल्स पर फटाफट। वीरू, जो आप सवाल पूछ रहे थे, देखिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक बार के लिए हो सकता है कि हम 23,500 से 23,800 तक चले जाएं, क्योंकि अब हम वापस थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस ले सकते हैं थोड़ा सा लेवल्स में। लेकिन उसके ऊपर की रैली के लिए ना परमानेंट सीज फायर ज़रूरी है। मतलब जिस दिन ये अनाउंस हो जाएगा कि अब बस परमानेंट सीज फायर हो गया, आई थिंक कहीं ना कहीं अब एक मार्केट को सेंस बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से वीक पड़े और इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव माना जाएगा। अगर लेकिन फिर कुछ बड़ा नेगेटिव हो गया, मान लीजिए ये सब वो 4 दिन बाद उन्होंने उठ के बोल दिया, 4 दिन भी क्या 3 दिन बाद उठ के उन्होंने अगर बोल दिया कि नहीं वो 5 दिन से कोई काम हो नहीं रहा है, वो मान ही नहीं रहे मेरी बात, मैं तो वापस अटैक करूंगा,
तो मार्केट में फिर एक रिस्क होगा। हालांकि अब एक चीज़ मैं कहूँगा, अब मार्केट में ना शायद उस लेवल का पैनिक ना हो जो पहले हो गया था। कहीं ना कहीं एक जो पिछले 24 घंटे में डेवलपमेंट हुई है उससे थोड़ा तो ये एक रिस्क ऑफ हुआ है कम से कम इंट्राडे में। लेकिन आप कोई भी ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस लें, और ओवरनाइट अगर आप कोई भी ट्रेड लें तो हेज का इस्तेमाल करें। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, लग रहा है कि एक बार के लिए वापस हम शायद 53,500 तक चले जाएं, 53,500, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन कोई भी बिना हेज के ना ले, ये एक व्यू रहेगा। चलिए वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हुआ आज ये जान लेते हैं। बिल्कुल अनुज जी, देखिए हालांकि मेरे पास बहुत कम स्टॉक्स हैं अनुज, लेकिन फिर भी जहां थोड़ा बहुत मैं रिवर्सल में ट्रस्ट कर सकता हूं, आपके स्क्रीन पे एक एक करके स्टॉक सकता हूं। एक लेके आइएगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, लेकिन आज आके एक पुल बैक में एक रिवर्सल में पार्टिसिपेट करता हुआ बहुत मीनिंगफुल पास ये रिवर्सल है। एक डबल बॉटम की एक कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इसने पूरी करी। कल के सेशन में आज एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग 120 और 10 डेमा को क्रॉस करता हुआ अच्छे अव्वल दर्जे की शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे। तो एक स्टॉक मुझे यहाँ पे जो थोड़ा सा इम्प्रेस कर रहा है वो ये नजर आता हुआ। उसके बाद आपके स्क्रीन पे लेके आऊँगा, प्लीज़ जरा लेके आइएगा श्रीराम फाइनेंस। रिबिल्ड करता हुआ अपने आप को स्टॉक आज फर्स्ट टिक से ही इसमें बाइंग विजिबल थी, एक बाइंग एफर्ट्स थे। आपके स्क्रीन पे आउटस्टैंडिंग वाइज आएंगे, जरा प्लीज़ दिखाइए डायरेक्टर साहब। बट थोड़ा देख के 930 का क्लस्टर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन है, वो करीब करीब 100 डेमा की ट्रैजेक्टरी है। तो एक नज़र में इस स्टॉक पे रखिएगा। अच्छी लॉन्ग पोजिशंस बिल्डअप हुई है, 5 लाख शेयरों का अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्डअप है। और एक स्टॉक है अनुज, दैट्स टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प। बाइंग एफर्ट इसमें परसों भी थे, कल इसने कोलैप्स में पार्टिसिपेट किया बड़े अनचाहे मन से, लेकिन आज एक बार फिर से 200 डेमा को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ इंट्राडे हाई 200 डेमा ही है। तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स रख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे जो कि फिर भी अपने बड़े एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। 0.63% ऊपर रिस्पेक्ट आके ट्रेड करता हुआ, बिल्डअप यहाँ पे, और 5% स्टॉक ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। अनुज, यहाँ पे दो चीज़ें मानते हैं, जैसे कि आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बदले हुए सुर, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शायद आपकी हमारी सबकी कामना यही है कि युद्ध खत्म हो जाए, दोबारा कभी ना इमर्ज हो। सबसे पहले बाजार किस पे लैच ऑन करेगा? फर्स्ट थीम टू कैप्चर वो क्या होगी? देखिए, फर्स्ट थिंग्स टू लैच ऑन वही होगी जो एनर्जी स्पेस से जुड़े हुए स्टॉक्स थे और वेस्ट एशिया से जुड़े हुए स्टॉक्स थे, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो। अब देखें, आज सुबह हमने लार्सन एंड टूब्रो की बात की थी बिग स्टॉक्स में कि अगर मार्केट की रिकवरी में सबसे पहले यही लीड करेगा। एंड आई थिंक उसमें आप जोड़ना चाहें तो थोड़ा सा जोड़ दें लार्ज बैंक्स को, क्योंकि लार्ज बैंक्स भी काफ़ी गिरे थे, तो इस वजह से ये दूसरा एक तरीका हो सकता है। आई थिंक एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक जो 52 वीक लो पर आ गए हैं, वहाँ पर भले ही शॉर्ट कवरिंग हो, भले ही आज वो रैली आ गई हो, वो एक्सपेक्टेड भी था आज वो रैली आएगी, यहाँ पर मैं अभी भी थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि स्केप्टिकल होऊंगा, क्योंकि ये जो प्राइसेस बढ़े हैं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, कितने समय तक सप्लाई डिसरप्शन रहेगा। अभी जो फैसिलिटीज़ बंद हुई हैं या तबाह हुई हैं, जो कतर कह रहा है, जो बाकी देश कह रहे हैं कि उनको रिस्टोर करने में आपने कर तो दिया, 2 नाइट में बॉम्ब मार के आपने उड़ा तो दी, वो बनाने में थोड़ा 2 नाइट में बन जाएगा, वो बनाने में 2-3 साल लग जाएंगे उनको वापस। तो एक होता है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी जो है उसका एक डिमांड सप्लाई इक्वेशन है। इतने सालों से एनर्जी प्राइसेस मोर और लेस कांस्टेंट थे, क्योंकि एक डिमांड सप्लाई उस हिसाब से चल रही थी। अब अगर डिमांड उतनी ही रहेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। अच्छा, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ भी जाती है। आपकी गाड़ी गैराज में खड़ी है, आपको नहीं चाहिए डीजल, फिर भी आप ज़बरदस्ती पेट्रोल पंप पे जाएंगे कि मुझे डीजल भरवाना है ना। कल को कुछ नहीं मिला तो भले ही आप ओवर यूज़ करते हैं रोज़, तो ये एक कहीं ना कहीं एक साइकी होती है, तो उस चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है। तो इसके लिए एनर्जी स्टॉक्स में जो यूज़र स्टॉक्स हैं उनमें अभी भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक बैंक्स, एनबीएफसीज बहुत पिटे थे, तो अगर ये प्रोवाइडेड ये सीज़ फायर हुआ और ढंग का सीज़ फायर हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर थोड़ा सा इनमें मूव आ सकता है। चलिए, सिंस आपने बात की है, मैं एक बार ये रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स और यहीं पे निपटा देता हूँ वीरू, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में जीएमआर ले रहे हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल की बुलिश रिपोर्ट आई, 112 के टारगेट थे, उन्होंने कहा कि ये इंसुलेटेड है, इतना रिस्क नहीं है इसको। दूसरा एचपीसीएल, क्रूड के गिरने का और वॉर खत्म होने की उम्मीद, तो इंट्राडे में अच्छी मूव आए यहाँ पर। हालांकि सुबह वो रैली फेल हुई थी, लेकिन उसके बाद शानदार मूव यहाँ पर इस समय आया आपको। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स गिरे थे उन्हीं में से कुछ स्टॉक्स में वापस रैली आई,
तो ये एक और स्टॉक है जो आज भागा। आप उसके बाद आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में फिनो पेमेंट्स बैंक 52 वीक लो के स्तर पर आया ये स्टॉक और अपने हाई से करीब करीब 66% फिसला है। चलिए एक बार राज्यसभा वापस चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ अब फोकस कर रहे हैं मेक इन इंडिया पर, वहाँ चलते हैं। आदरणीय सभापति जी, ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें तो इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, ये सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। ओके, चलिए राज्यों को एक सही रिक्वेस्ट कि अब थोड़ा इस पर भी काम किया जाए। अब काम करते हैं, हमारे पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। और काबा सर, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून टू यू और सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। मैं लॉन्ग जाऊंगा और स्टॉक का नाम है एपीएल अपोलो। उसका रीजन ये है, करीब 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से एक साइडवेज जोन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बॉटम बना है, एक रेसिलियंस है। आज एक अपमूव अच्छा बना हुआ है, एक कह सकते हैं कि रिवर्सल पैटर्न है। ट्रेड कर रहा है 1983 पे, स्टॉप लगाएंगे 1950 का, करीब 23 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से टारगेट होगा 2050 का। एक बार 2050 चला जाएगा तो फिर हायर जोन 2150 भी ओपन हो सकते हैं। वो कल परसों में होंगे, लेकिन यस अपमूव नजर आता है एपीएल अपोलो में। ओके, एपीएल अपोलो जिसका जिक्र मैं कर रहा था अभी, रिवर्सल अच्छा है, सम्मानजनक रिवर्सल है और डेली चार्ट्स पे, डेली एवरेज से ही अगर आप देखिए पुल बैक दे रहा है। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए लॉरेंस लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। लॉरेंस लैब में इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर आप 60 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे लॉरेंस लैब में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 984 984 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1030 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ये कैश लेवल्स हैं। चाहें तो 1000 वाला कॉल ऑप्शन जो 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, 34 रुपए की टारगेट सेट कर लें। ओके, चलिए कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी शायद शिकंजी पी रही थी। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी इस समय की ट्रेड। नहीं, बिल्कुल नहीं, पानी पी रहे थे सर। सो परसिस्टेंट पर होगा एज ऑफ नाउ ट्रेड। 4900 के लेवल पर है, अपने 20 डेमा को क्रॉस करते हुए है काउंटर। अपसाइड स्विंग पॉसिबल मूव दिखते हैं 4950 4980 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए। ट्रेड स्टॉप लॉस मेंटेन करें 4830 का ऑन द काउंटर। परसिस्टेंट विल बी द बाय ट्रेड। ओके, परसिस्टेंट कविता जी की कॉल है ठंडी ठंडी शिकंजी के बाद। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी बताइए आप क्या कॉल पिक कर रही हैं? अच्छा ओके, चलिए पहले पंकज जी से बात करते हैं फिर चलते हैं रचना जी का। पंकज जी नमस्कार, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त की कॉल? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून टू अनुज सर। देखिए यूनो मिंडा का जो स्ट्रक्चर है काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत शानदार नजर आ रही है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है। 1068 की रेंज में फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1055 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1095 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके,
अरुण जी गुड आफ्टरनून। अरुण जी बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की? जी गुड आफ्टरनून अनुज सर। अनुज जी कहीं भी मुझे लग रहा है अभी मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव है, तो जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है, बीएससी में भी एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 2805 के आसपास चल रहा है, 50 100 मूविंग एवरेज दोनों को स्टॉक ने वापस रिक्लेम किया है। यहाँ से मुझे लग रहा है 2865 तक के टारगेट्स बीएससी में आ सकते हैं। 2774 का स्टॉप लॉस रहेगा। करंट लेवल पे बीएससी को बाय करके चल सकते हैं। ओके, आपकी बीएससी 2802 पे कॉल है। अब एक फंडामेंटल नजरिया, स्नेहा पोद्दार हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। स्नेहा जी, आपके लिए तो जहाँ जहाँ वैल्यूएशंस कंफर्ट आपको मिला होगा, विद स्ट्रॉन्ग अर्निंग प्रोजेक्शंस पॉसिबिलिटीज, आप लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छा जोन है ये बाइंग के लिए। क्या 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 पिक कर रही हैं आप इस वक्त खरीदारी के लिए? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी। सो जैसा आपने कहा, एक्चुअली बहुत काउंटर्स है जहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यू पर्सपेक्टिव से बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है। तो आज मैंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पिकअप किया है। कल मैनेजमेंट ने एनालिस्ट मीट होल्ड किया था, जहाँ पे उन्होंने FY26 की जो केपेक्स गाइडेंस है उसे बढ़ाकर 35,000 करोड़ से ज़्यादा कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो पूरे FY26 में इनकी एग्जीक्यूशन काफ़ी वीक रही, बट जैन फेब में एग्जीक्यूशन काफ़ी स्ट्रांगली पिकअप किया एंड ऑलमोस्ट 50-60% से बीट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आगे आने वाले समय में जो एग्जीक्यूशन है वो मोमेंटम अगर बना रहे तो इनकी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। मोरओवर कंपनी कैपिटलाइजेशन लगभग 65,000 करोड़ देख रही है अगले 2 साल में। और जैसे अगर पावर ग्रिड की बात करें तो अभी केवल थर्मल साइड में ही ट्रांसमिशन को हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये रिन्यूएबल एनर्जी साइड में भी काफ़ी फोकस कर रही है, वहाँ पे भी पाइपलाइंस ले करने की कोशिश कर रही है। तो एक ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के सामने। एंड इस मार्केट में स्पेशली अगर देखें तो इनकी डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 4% है, जो कि एक अच्छा कंफर्ट भी हमें प्रोवाइड करती है। सो पावर ग्रिड को अक्यूमुलेट कर सकते हैं एट डिफरेंट लेवल्स, एंड इसमें टारगेट प्राइस अराउंड 350 का लेके चल सकते हैं। ओके, पावर ग्रिड आपकी फंडामेंटल कॉल है इस वक्त की, और पिक करें पावर ग्रिड। कॉल्स पूरी हो गई, एक काम करके डाक्टर साहब कॉल्स रख दीजिएगा स्क्रीन पे। बट एज एन ऑफ अगर आप निफ्टी को देखें तो 23,050 पे स्टफ रेजिस्टेंस, और निफ्टी बैंक भी अभी ऑलमोस्ट 53,000 की रेंज को हिट करके थोड़ा सा बैकफुट पे आया है, तो थोड़ा सा स्केप्टिकल है। थोड़ा सा निफ्टी अगर आप देखें 23,000 के ऊपर टिकने में थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है। अच्छा स्नेहा जी, एक दो बास्केट पे मैं और आपका व्यू रखूँगा। आई मीन एक दो स्टॉक्स जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने अनुज से प्रश्न किया था तो वहाँ पे LNT की बात हुई है ना, थोड़ा सा एक डिप आया था। अगर आप पिछले एक महीने के प्राइस बिहेवियर को रीड करें, सब्सटेंशियल डिप वाले स्टॉक्स कौन से थे? रियल एस्टेट एंसिलरी में, केबल सेगमेंट में और होम इम्प्रूवमेंट में एक पॉलीकैप बड़ा गजब क्रैक हुआ था। मुझे याद है आप लोगों के MFSL के अगर आप देखें बाइंग लिस्ट में था ये 8700 रुपये से करीब करीब 1700 रुपये का रिट्रेसमेंट विद इन मंथ। आपकी रीडिंग क्या है इस वक्त पॉलीकैप पे? देखिए, पॉलीकैप पे हमारा काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। स्टॉक एक्चुअली जो करेक्ट हुआ है, एक तो इनकी मिडिल ईस्ट में थोड़े से एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्सपोजर है, तो वहाँ पे सेंटिमेंट थोड़ा सा हिट हुआ। और कंपनी ने मार्च मंथ के लिए जो गाइडेंस दिया है, वहाँ पे वॉल्यूम ये थोड़ा सा ठंडा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये शॉर्ट टर्म ब्लिप है मेरे अकॉर्डिंग। एंड अगर हम ओवरऑल बड़े पिक्चर को लेके चले तो इंडिया की जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो स्टोरी है, AI डेटा सेंटर रिलेटेड जो स्टोरी है, तो पॉलीकैप वहाँ पे एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। अगर आप इसके साथ अगर आप EV साइकिल वाली स्टोरी भी जोड़ दे तो काफ़ी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी के लिए, उनके ओवरऑल केबल एंड वायर सेगमेंट के लिए। एंड पॉलीकैप क्योंकि उसमें एक लीडर है, तो डेफिनेटली वो इससे बेनिफिट करेगा। तो मैं इसे इस डिप को इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कर रही हूँ, बिकॉज अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव है कि अगले 2-3 साल में अराउंड 25% अर्निंग्स का अगर आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो रियल एस्टेट साइकिल में थोड़ी सी ठंडक है, बट इवेंचुअली जो रियल एस्टेट में जो रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स है, वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है डेफिनेटली, एंड पॉलीकैप को हर लेवल्स पे अक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। ओके चलिए, पॉलीकैप को हर लेवल से एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी।
लंबे वक्त से गिरावट के दौर से गुजर रहे आईटी सेक्टर में पिछले 1-2 दिनों में रौनक दिख रही है। बाजार की एक नज़र जहां जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर है, तो दूसरी तरफ अब अगले 2 हफ्तों में शुरू होने वाले अर्निंग सीजन पर भी है। सबसे पहले नतीजे आईटी कंपनियों के ही होंगे। कैसे आएंगे नतीजे, ये समझने के लिए चलते हैं कंचन के पास। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अगर क्वार्टर 4 के नंबर्स की बात करी जाए तो वो हमें नेगेटिव टू फ्लैट साइड में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो गाइडेंस है इस बार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रेवेन्यू ग्रोथ पे भी खासा फोकस जो है वो इस टाइम पे रहने वाला है। देखिए, इस टाइम पे जो मूड माहौल पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकली या फिर डोमेस्टिक मार्केट का भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, तो हम क्वार्टर 4 के जो नतीजे हैं उसमें एक नेगेटिविटी के साथ ही एंटर जो है करने वाले हैं। इनफैक्ट जो पी मल्टीपल्स है वहाँ पे भी हमें जो कटौती है वो देखने को मिली है। एक अच्छी चीज़ ये है कि जो रुपए में डेप्रिसिएशन है उससे हो सकता है कि थोड़ा सा अर्निंग्स को एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा अगर रेवेन्यू ग्रोथ की अनुमान की बात करी जाए तो वहां पे भी एक कटौती का अनुमान जताया जा रहा है। लार्ज कैप जो कि पहले अनुमान था 4% का, वो अब घट के 3% का हो गया है। वहीं अगर हम बात करें मिड कैप आईटी की तो 6% से सीधा ये 3% पे आ गया है। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म में अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो नंबर्स है कुछ ज्यादा पॉजिटिव साइड में नहीं देखने को मिल रहे हैं। टीसीएस में करीबन 0.5%, इन्फोसिस नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से एचसीएल टेक और विप्रो भी नेगेटिव जो नंबर है वो अपना रिपोर्ट कर सकता है। और एलटीआईएम की बात करी जाए तो 1.5% की ग्रोथ जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। अब डायरेक्टली आया जाए कि ग्रोथ गाइडेंस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। इन्फोसिस की 2 से 5% की रह सकती है, एचसीएल टेक की 3 से 6 और विप्रो की हमें 2% की यहाँ पे जो ग्रोथ गाइडेंस है वो देखने को मिल सकती है। देखिए, यूएस में भी इस टाइम पे जो इन्फ्लेशन का खतरा है मंडरा रहा है। रेट कट की जो संभावनाएं हैं वो भी हमें धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। कस्टमर्स ने अपनी स्पेंडिंग में काफी ज्यादा जो लगाम है वो लगा दी है। और एआई जो कि हम काफी लंबे टाइम से देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के लिए पेन बना हुआ है, यहां से भी जो सेंटिमेंट्स हैं वो हावी होते हुए दिखाई देंगे। ओके, आईटी पर ये व्यू था और वाकई आज मैं एक बड़ा अच्छा इफेक्ट देख रहा था। निफ्टी बैंक लेके आइए स्क्रीन पे एक बार प्लीज। निफ्टी बैंक का 10 डेमा, देखिए सिर्फ एवरेजेस के लिहाज से प्लीज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। निफ्टी डेमा का 10 डेमा है निफ्टी बैंक का लगभग 1300 पॉइंट दूर। निफ्टी का 10 डेमा है यहाँ से लगभग आप समझिएगा कि 450 पॉइंट दूर। और आज पहली बार निफ्टी आईटी ने पोस्ट 3 फरवरी 10 डेमा पार किया। अनुज, ये क्या है? जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग या बहुत बुरे में से बाजार कम बुरा चुन रहा है, या फिर वाकई अर्निंग से पहले ये एक रीजनेबल बाइंग एफर्ट्स नजर आ रहे हैं? आई थिंक बहुत गिर चुका है। मतलब आज सुबह आई थिंक बात भी हो रही थी कि प्राइस में कोविड लेवल के प्राइस आ गए थे। टीसीएस का प्राइस आज का जो था वो कोविड का लो था। वैल्यूएशन तो छोड़ ही दीजिए, वैल्यूएशन तो ऑल टाइम लो पर आ गई थी ऑलमोस्ट आईटी कंपनियों की। लेकिन पता है मेरी दिक्कत अभी भी यही है, मुझे अभी भी यही रिस्क लग रहा है कि अब तक जितने भी क्राइसिस आए हैं ना उसमें कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं था। ये वाला थोड़ा सा अभी भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो इसके लिए ठीक है, पावरफुल शॉर्ट कवरिंग आएंगी बीच बीच में। कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा अभी भी मैं नहीं मानूंगा इनको जब तक ये प्रूव ना कर दें कि ये एआई का जो चैलेंज है इससे उबर पाएंगे। ये जब तक प्रूव ना हो जाए अगले 2-3 क्वार्टर में क्या हो, मैक्सिमम बस के सिनेरियो में क्या होगा, थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। इसमें अभी भी फंसने का रिस्क है। हाँ, आज तो मार्केट में पूरी शॉर्ट कवरिंग है, तो जो सबसे ज़्यादा पिटा है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो वो हो गया आज इस वजह से। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे बिल्कुल भी इस स्पेस में। कन्विक्शन की कमी है। स्नेहा जी, आपका टेक क्या है? हालांकि बताओ, टेक्निकल एनालिस्ट रोज बरोज कुछ ना कुछ बाय कॉल आ रही हैं। कल अगर आप देखें कोलैप्सिंग मार्केट में इसने थोड़ा सा अच्छा बिहेव किया था। हालांकि कल एक रुपी फैक्टर था, है ना? आपका टेक क्या है? आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को क्या राय दी है? और अगर कुछ चुनिंदा आईटी कंपनियां जिन्होंने थोड़े एआई एफर्ट्स किए, एआई शॉपिंग की हैं, फॉर इंस्टेंस कोफोज, वहाँ पे व्यू क्या आपका? वीरेंद्र जी, मैं अनुज जी की बात से सहमत रखती हूँ कि आईटी सेक्टर में अभी भी बहुत हेडविंड्स है और हड़बड़ा के सेक्टर में एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही आप 1-2 क्वार्टर बाद थोड़े हायर लेवल्स पे लीजिए, बट थोड़ी सी क्लैरिटी आने दीजिए। इनफैक्ट Q4 और Q1 के जो नतीजे रहेंगे, नतीजों से ज़्यादा इनमें मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि क्या डायरेक्शन मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है टुवर्ड्स एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। जो कॉर्पोरेट्स
है उनके प्रोजेक्ट्स की झुकाव किस तरफ है, मोर ऑफ एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है कि ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दो शायद हम बोल सकते हैं कि यहाँ से डाउनसाइड शायद लिमिटेड हो, बट यहाँ से मैं कोई बहुत एक तेजी वाला मूव आईटी सेक्टर में नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच रखे तो बेटर रहेगा, बट स्टिल अगर पिक एंड चूज करना ही है तो HCL टेक और इंफोसिस लार्ज कैप में रिलेटिवली थोड़े बेटर ऑफ है, एंड परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज थोड़े बेटर ऑफ है इन दी मिड कैप आईटी स्पेस। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कैश कॉल ले लेते हैं। टॉप कैश कॉल्स के लिए गाबा सर, कविता जी और मानस जी हमारे साथ। गाबा सर बताइए आपका कैश कॉल। मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए जेएमए पे, जेबीएमए अच्छा लगता है मुझे। ट्रेड करा करीब 573 के आसपास, टॉप लगाएंगे करीब 560 का, टारगेट होगा 600 टू 620 एक जोन। ओके, जेबीएम ऑटो आज जनाब चौथी या पांचवी बार अगर आप देखें बाय लिस्ट में अपीयर हो रहा है, ट्रिगर भी है, तो ये लाजमी है कि आएगा भी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अगला ट्रेड पिक करते हैं कविता जी से। कविता जी, कैश कॉल में क्या पिक करेंगे आप? तो वीरेंद्र जी, HBL इंजीनियरिंग में अच्छे मूव बने हैं, अपने दिन का हाई इसने सरपास किया था। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है अंटिल काउंटर फॉर टुडेज ट्रेडिंग सेशन ओनली 650 के लेवल को मेंटेन किए हुए है। अपसाइड मोमेंटम 675 685 के लेवल पॉसिबल दिखते हैं। सो HBL इंजीनियरिंग विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 655। HBL इंजीनियरिंग, ये हो गई कविता जी की ट्रेड। मानस जी आपकी ट्रेड? तो देखिए, विशाल मेगा मार्ट पे खरीदारी करके चलनी है अनुज जी। यहाँ पर अभी तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन स्टॉक ने आज 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। अगर आप RSI पे देखेंगे तो वहां पर पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेंगे। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है 106 रुपए के स्टॉप लॉस से 112 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, तो यहाँ पे 3 कैश ट्रेड्स हो गए। अब चलते हैं श्रीकांत चौहान, कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, क्या चीज कर रहे हैं इस रिवर्सल में आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में वैसे एक अच्छी रिवर्सल एक्टिविटी बनी है, और ऐसे केस में हमें लगता है कि जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस या तो थोड़ा सा हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन है, उन स्टॉक्स को चेस करना चाहिए। स्पेशली जैसे कि एस्कॉर्ट्स में या आयशर मोटर्स में बना हुआ है, टीवीएस मोटर्स में है। लेकिन स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि इटर्नल जो अभी 237-36 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हमें लगता है कि एक तेजी का ट्रेड बन सकता है। ये स्टॉक कम से कम 255 से लेकर 260 के लेवल्स दिखा सकता है, और करंट लेवल से अगर मैं इसे लॉन्ग करता हूं तो मुझे 232 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। तो करंट लेवल से तो हम इटर्नल ही करंट लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं। करंट लेवल से रिवर्सल आप जहां पे खेल रहे हैं वो है इटर्नल। मीनवाइल निफ्टी हल्का सा और ड्रिफ्ट हुआ, मैं तेजी नहीं, ऊपर के लेवल से जो उसका डिफरेंशियल है उसको देख रहा था 23,000 पे। यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। मीनवाइल और चीज़ें जो इमर्ज हो रही हैं और अच्छा कर रही हैं, उसमें आप एक बार लेके आइए प्रीमियर। सुबह ये फंडामेंटल कॉल भी थी, और ये अब तक प्रीमियर एनर्जीज इस दौर का सबसे बेहतरीन, इस पूरे अगर आप देखें कोलैप्स में जो निफ्टी में हुआ उस दौरान, अगर आप इसकी ऑल्दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इंडेक्स, बट कोई एक सीधा सरोकार नहीं है, बट उस दौरान की प्राइस परफॉर्मेंस पर फोकस मैं कर रहा हूँ। मानस, आपका व्यू क्या है? ये प्रश्न मैं आपसे बहुत बार पूछ चुका हूँ, ये मेरी पल्स में कई बार आया है। अब फाइनली आज का इंटरडे हाई 200 डे में जो स्ट्रेंथ इसने दिखाई है, अब ये किस ट्रैजेक्टरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आपको? तो देखिए, 3-4 ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का वीकली चार्ट पे कंफर्मेशन है। डेली चार्ट पे आज स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मेरा समझना है कि यहाँ से भी करीब 100 से 125 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। शायद 1025 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो पोजिशनल ट्रेड होगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस डीप लगाएंगे 824 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे, और 1025 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए ये बात हो गई प्रीमियर एनर्जीज की। अब आगे बढ़ते हैं बुल वर्सेस बेयर सेगमेंट में। आज हम फोकस कर रहे हैं MCX पर। एक बार लेकर आइए जरा MCX का शेयर, क्योंकि
ऑब्वियसली आज तो बड़ी रैली है, वो सभी की रिपोर्ट आई वो मनी कंट्रोल पर कि शायद फेज मैनर में जो एफपीआईज को अलाउ किया जाएगा वो एक पॉजिटिव था। इसके अलावा और भी क्या ट्रिगर्स हैं, इन सब पर बातचीत होगी। तेज़ी के ट्रिगर्स आज नूपुर बताएंगी और बेयर का काम आज आशीष करेंगे। तो ओवर टू यू नूपुर एंड आशीष। बिल्कुल सर, पॉजिटिव खबरें लगातार स्टॉक के लिए बनी हुई है पिछले कुछ समय से। और एमसीएक्स की बात करें ना आशीष, तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है यहाँ पे। लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, इंडिया का मोनोपोली है काफ़ी सारे बिजनेस में, और डोमिनेंट शेयर मार्केट शेयर होल्ड करता है नॉन एग्री कमोडिटीज़ में। तो हाई क्वालिटी कंपाउंडर है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स देखने को मिली है, और साथ ही साथ जितनी भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है ना, तो वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, और वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो एक्सचेंज को ही फायदा होता है। बात तो सही है, मोनोपोली है, आगे रहेगा कि नहीं ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। कारण क्या है, कुछ ही दिन पहले की खबर है कि एनएससी की तरफ से 10 ग्राम्स के गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिए गए हैं। बीएससी की तरफ से भी आप देखें तो ये जो गोल्ड सिल्वर कमोडिटी है, इसमें फ्यूचर्स लगातार लॉन्च कर रहे हैं। तो अब तक तो ये मोनोपोली एंजॉय कर रहा है। बड़ा सवाल है आगे रह पाएगा कि नहीं। बिल्कुल, 20 साल से मार्केट में है, इतना ऑलरेडी मोड बना चुका है, लिक्विडिटी वहाँ पे दिखती है, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट नज़र आता है, चाहे वो गोल्ड सिल्वर क्रूड कोई भी हो, नॉन एग्री हो। एनएससी अब आ रहा है, ये ऑलरेडी 20 साल से, तो एक वो एडवांटेज होता है, आपके पास ऑलरेडी बेस बना हुआ है तो पॉजिटिव है। ऊपर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप याद करें कि बीएससी का कितना पुराना 1874 का, एनएससी की एंट्री कब हुई थी, लेकिन आज आपके पास देखिए मार्केट शेयर किसके पास है। आप कंपटीशन लगा रहे हो एनएससी के पास, जिसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस मिलाकर देखें तो 15-17 हज़ार करोड़ है। इतना पैसा है, मार्केट शेयर ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी एक मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, और ऐसे जब प्लेयर्स होते हैं ना तो प्रीमियम भी होल्ड करते हैं। आप इनके मार्जिन्स देख ले, 60-70% के एबिटा मार्जिन्स है, सारे एक्सचेंजेस के होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज है, हाई पी जस्टिफाइड, हाई क्वालिटी एसेट लाइट मोनोपोली इसका बिजनेस है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते 34% का है, और क्या चाहिए अब आपको। कंपनी के पास डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 46% के आसपास है। रेवेन्यूज देखे, प्रॉफिट देखे तो लगातार काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है आशीष। और नंबर्स बोलते हैं जब आप ऐसे स्टॉक्स को देखते हो तो। नंबर्स बोल रहे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बोल रही हैं, बात सही है, लेकिन आगे रहेगा कि नहीं। देखिए कारण क्या है, इससे पहले हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर में रैली थी, तब काफ़ी बजिंग था, एडीटीओ बढ़ गई। अब फिलहाल आप देखें तो क्रूड ऑयल में चल रहा है। आगे का क्या, आप ऑलरेडी 65-70 टाइम्स का पी दे रहे हैं। ये जो एडी2 है आगे बरकरार रहेगा, वैल्यूएशंस इतनी जस्टिफाई हो पाएंगी कि नहीं, इसको लेकर बड़ा सवाल है। लेकिन कमोडिटी का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में, वो भी ग्लोबल से कंपेयर करें तो आपको कम ही दिखेगा। इनफैक्ट जितने भी इश्यूज हुआ करते थे एमसीएक्स को लेकर, वो भी अब सॉर्ट आउट होते हुए ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म का माइग्रेशन हो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखा है। उसके अलावा स्टॉक ने 120% का रिटर्न भी दिया है आपको 1 साल में, और रेवेन्यू ग्रोथ 100% से ज्यादा की आशीष। और इसी को देखकर थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि स्टॉक इतना चल चुका है, अब चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। आपको याद होगा माइग्रेशन इनका स्मूथ नहीं हुआ था। अभी अक्टूबर की बात बता रहा हूँ, 4 घंटे का आउटेज यहाँ पर देखने को मिला था। तो लेकिन जब तक गोल्ड सिल्वर और क्रूड है, एमसीएक्स रहेगा। दूसरे एक्सचेंजेस के पास भी सिमिलर प्रोडक्ट्स है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब आपको एनएससी बीएससी 30-40 टाइम्स के मल्टीपल पर आराम से मिल रहे हैं, तो आप 65-70 का पी देकर एक सिर्फ कमोडिटी सेंट्रिक एक्सचेंज क्यों लेंगे। ओके, अच्छी डिबेट थी और दोनों के पॉइंट्स अच्छे थे। वैसे एक बात मैं कहूँगा, लेकिन क्या है ना कि देश इतना बड़ा है कि सबके लिए जगह है एक्चुअली, इस तरीके से देखें इसे। और सच बताऊं तो जो मुझे लगता है ना आशीष नूपुर, सच बताऊं तो ऑनेस्टली यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। स्टोरी अच्छी है लेकिन इन लेवल पे थोड़ी सी रिस्की है। कंपटीशन तगड़ा होगा और एनएससी तगड़ा कंपटीशन देने वाला है, क्योंकि जैसा आपने एग्जांपल दिया बीएससी के टाइम का, तो कंपटीशन तो रहा, बहुत तगड़ा रहा और काफ़ी मार्केट शेयर भी उसके बाद ग्रैब किया। लेकिन उसमें बस एक फ़र्क था कि वो दोनों मतलब इक्विटी प्लेयर्स थे। यहाँ पर एमसीएक्स इतने सालों से कमोडिटी में एक पकड़ बना के बैठा है, तो उसको वो उतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। 20-25% अगर नीचे मिल जाए ना, मेरा ये मानना है, तब एक फैसिनेटिंग स्टोरी होगी। काफ़ी चल चुका है ये, पिछले 2-3 साल में आई थिंक 4 गुना हुआ है। वो जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पे जब शिफ्ट हुआ था, उसमें एक बार स्टॉक में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद ये आई थिंक पिछले 2-3 साल में बहुत तेज़ी से भागा है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि करेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन स्टोरी मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट है। एक काम करते हैं, न्यूट्रल व्यू भी ले लेते हैं स्नेहा जी से। स्नेहा जी, वैसे मुझे पता है मोतीलाल ओसवाल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू है एमसीएक्स पर,
लेकिन इन लेवल्स पर ठीक रहेगा क्या? देखिए एमसीएक्स को डेफिनेटली उसके मोनोपोली को चैलेंज किया गया है, बट अभी भी एमसीएक्स के पास एक लिक्विडिटी मोट है जो कि बहुत बड़ा मोट है, बट क्योंकि वो चैलेंज एनएससी ने किया है जो कि खुद में एक हाथी है, ये एक बहुत अच्छा मैंने आपको एक फाइट देखने को मिलेगा ओवर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो मेरी सजेशन रहेगी कि एक थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच रखना चाहिए, बिकॉज एनएससी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकता है। इनफैक्ट उन्होंने ये जो मार्जिन फंजिबिलिटी वाली जो एंगल लेके आई है, एक ये काफ़ी इनके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड यहाँ पे उन्हें वॉल्यूम ग्रैब करने को काफ़ी ईजी होगा। अभी अब देखना है कि अगर एनएससी आपके क्रूड और नेचुरल गैस में जहाँ पे कि एमसीएक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे भी अगर ये अच्छा खासा कुछ स्ट्रैटेजी लाके वहाँ पे अगर मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली फिर एमसीएक्स के लिए एक ये चिंता वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच करें। एनीवेज एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद वैल्यूएशंस भी थोड़े स्ट्रेच्ड है, दो एमसीएक्स काफ़ी न्यू स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ला रहा है लिक्विडिटी और बूस्ट करने के लिए, बट उसकी अब क्या रणनीति रहेगी एनएससी के सामने और एनएससी के स्पेस में मार्केट शेयर ग्रैब करते हैं, तो थोड़ा सा साइडलाइन में रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, चलिए शुक्रिया आशीष और नूपुर इस डिबेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए पंकज जी, श्रीकांत जी, अरुण जी तीनों हैं हमारे साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। श्रीकांत जी, आप शुरुआत करें धमाकेदार ऑप्शन की। ओके, कुछ दिक्कत है, अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी बताइए, आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा? जी बिल्कुल अनुज जी, मुझे लग रहा है एलएनटी में एक अच्छा रिवर्सल है, तो एलएनटी के एट द मनी कॉल को लेने की सलाह रहेगी। 3500 का कॉल लें, 58 से 60 के बीच में ये ऑप्शन चल रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक 3560 3570 तक के लेवल दिखा सकता है, तो 58 के लेवल के आसपास बाय करने की सलाह है। 48 का स्टॉप लॉस रहेगा और 77 तक के टारगेट्स एलएनटी के 3500 के कॉल में आ सकते हैं। ओके, पंकज जी आपका ऑप्शन ट्रेड? सर, मैनकाइंड के 1960 के स्लाइटली इन द मनी का कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 39 रुपीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 31 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 55 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, मैनकाइंड 1960 की कॉल। श्रीकांत आपका ट्रेड? बिल्कुल, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में तेजी और थोड़ी बरकरार हो सकती है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम लगता है कि और कंटिन्यू हो सकता है। तो 1250 के कॉल ऑप्शंस खरीदने चाहिए। 13 साढ़े 13 रुपए में भी ट्रेड कर रहा है। 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदे और टारगेट्स यहाँ पे रखे 20 रुपए का। ओके, चलिए ये इस समय आपके लिए ऑप्शन ट्रेड्स। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च दिखाते हैं आपको। आज के सत्र को छोड़ दें तो मार्च के महीने में गजब बिकवाली रही है, लेकिन इस बीच में रिटेल ने पैनिक नहीं किया है। एक्चुअली रिटेल ने इस दौरान मार्केट में बाइंग की है। रिटेल नेट बायर रहा है। अब आप चाहें तो कहें कि शायद रिटेल गलती कर रहा है, लेकिन क्या रिटेल वाकई में गलती कर रहा है या रिटेल इस समय एकदम लोवेस्ट लेवल पे स्टॉक खरीद रहा है, ये तो एक साल बाद पता चलेगा। लेकिन डेटा क्या कह रहा है पहले ये समझ लेते हैं हॉर्मस से। हॉर्मस बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। और पूरे मार्च के महीने में जिस तरह की बिकवाली बाजार में देखने मिली है, सवाल एक ही रहा है कि रिटेल ने इस बिकवाली के दौरान किया क्या है। और आनंद राठी वेल्थ का अगर हम ये डेटा देखें तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि नेट बायर्स ही रहे हैं रिटेल, जबकि एफआईआईज की और काफ़ी भारी बिकवाली इस महीने में देखने मिली है। 19 मार्च तक का हमारे पास ये डेटा है और लगभग 13 सत्र हुए हैं इसके उस वक्त तक, जिसमें 5 सत्रों में उन्होंने खरीदारी की और 8 में बिकवाली की। लेकिन उन 5 सत्रों में जो खरीदारी हुई है वो इन 8 सत्रों की बिकवाली को आउटनंबर कर जाता है। लिहाजा इस तरह का हमें इनफ्लो मार्च के महीने में देखने मिला है। अब वो कौन से ऐसे दिन थे जहां पर रिटेल ने सबसे ज़्यादा बिकवाली की? सबसे पहले तो 2 मार्च का दिन आता है, जो कि पहला रिएक्शन बाजार ने दिया था पश्चिम एशिया के युद्ध के बाद का। उस दिन निफ्टी में लगभग 300 अंकों की गिरावट थी, जहां पर रिटेल ने 3,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हर उछाल में भी रिटेल ने खरीदारी की। अपने पोजिशंस को जब
ट्रिम कर सकते थे, उन्होंने ट्रिम भी किया है। 16 मार्च और 10 मार्च को जब निफ्टी में थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिला था तब भी यहाँ पर बिकवाली हुई है, और 12 मार्च को जब इंडेक्स में लगभग 250 अंकों की गिरावट थी तब भी लगभग 600 करोड़ की बिकवाली रिटेल के जरिए देखने मिली थी। लेकिन अब खरीदारी के नंबर अगर हम देखें तो पिछले गुरुवार को जब निफ्टी में 800 अंकों की गिरावट थी, जो कि इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी और कई सालों में भी सबसे बड़ी गिरावट थी, उस वक्त रिटेल ने लगभग 6,500 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और ये इकलौता ऐसा नंबर है जो इस पूरे इनफ्लो को और आउटफ्लो को बैलेंस कर जाता है। 13 मार्च को जो कि शुक्रवार का दिन था, और 6 मार्च को जब शुक्रवार का दिन था, पोजीशंस हल्के होने थे क्योंकि वीकेंड का वक्त था। वहां पर जब इंडेक्स में 300 और 500 अंक की बिकवाली हुई थी तब रिटेल ने 2000 से 4000 करोड़ रुपए तक की खरीदारी की है। अगर हम मार्केट के बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी देखें तो एफआईआईज ने लगभग इस महीने 80,000 करोड़ रुपए तक की बिकवाली की है। म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है लगभग 65,000 करोड़ की, इंश्योरेंस कंपनियों ने खरीदारी की है, और एआईएफ ने बिकवाली देखने मिली है इस महीने। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही है कि रिटेल ने अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा है, हर गिरावट में खरीदारी करने की कोशिश की है। तो अगले साल आने वाले 12 महीनों में ये पता चली जाएगा, जैसे आप कह भी रहे थे अनुज, के क्या उन्होंने सही काम किया है या गलत काम किया है, ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा क्या क्या काम उन्होंने सही या गलत। शुक्रिया ऑलमोस, क्या क्या रिटेल ने इसका पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 का चौका ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जी बताएंगे क्या पिक करना है आपको ऑप्शंस को। एफएनए सुपरस्टार प्रकाश रावत सर, उसके बाद 4 के चमत्कार श्रीकांत चौहान और मिड कैप फंडा स्नेहा पोद्दार जी। मानस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप। देखिए, उनो मिंडा के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। उनो मिंडा में एक हायर बॉटम बना है, स्टॉक ने 10 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो 1080 का कॉल ऑप्शन जो कि 14 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 25 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 1080 के कॉल ऑप्शन में। ओके, चलिए ये मानस जी की ट्रेड होगी। गावा सर बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया। मैं नॉर्मली एफएनओ नहीं करता, लेकिन मैं कैश कॉल देगा, उसके हिसाब से उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। स्टॉक का नाम रहेगा ग्रैन्यूल्स इंडिया। इसमें तेजी है, बहुत अच्छा बेस बना हुआ, आपको मिला है, ट्रेड कर रहा है 606 के आसपास। तो मेरे ख्याल से करीब 595 का स्टॉप लगा चले 10 रुपए का, पॉसिबल है कि 620 देखने को मिल सकता है। तो एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस पे। ओके, ग्रैन्यूल्स इंडिया 604 पे आपका ये बाय कॉल है। और 4 के चमत्कार के लिए चलते हैं श्रीकांत चौहान जी के पास। श्रीकांत जी क्या पिक करेंगे आप। बिल्कुल, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अर्बन कंपनी करके जो एक स्टॉक है वो 114-115 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी और कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉक ने 110 के करीब का बॉटम बना लिया है, और अगर वापस से अगर इसमें मोमेंटम आता है तो ये स्टॉक 125 से लेकर 130 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अर्बन कंपनी खरीदना चाहिए 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट्स रहेंगे 130 रुपए के। ओके, अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए स्नेहा पोद्दार के पास। स्नेहा जी बताइए आपने क्या पिक किया आज। मैंने जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग पिक की है। सो कंपनी ने रिसेंटली ही कुवैत की कंपनी अब्राज अल खलीज को में 25% स्टेक अक्वायर किए। सो इससे कंपनी को एक इंटरनेशनल प्रेजेंस मिलता है, जो अभी तक लार्जली डोमेस्टिक फोकस्ड ही कंपनी थी। एंड इस डील से केवल एक इंटरनेशनल प्रेजेंस ही नहीं, बट कंपनी को रॉ मटेरियल सिक्योरिटी भी मिलती, बिकॉज ओवरऑल मिडल ईस्ट में जो स्क्रैप है वो काफ़ी बड़ी संख्या में निकलती है। तो उससे डेफिनेटली इनके ओवरऑल वॉल्यूम को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और रिसेंटली जून में इनफैक्ट इनकी जो कॉपर रिसाइकलिंग प्लांट है वो ऑपरेशनल होने वाली है, जो कि जिससे रेवेन्यू 650 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है। तो एक काफ़ी बड़ी प्लांट है। एंड कॉपर सेगमेंट में अगर हम देखें तो ईवी प्लस डेटा सेंटर ये सब के थ्रू जो कॉपर की रिसाइकलिंग डिमांड है यहाँ से काफ़ी मल्टीफोल्ड होने वाली। तो उस एंटिसिपेशन में कंपनी ने ये कैपेसिटी को बूस्ट दिया है, एंड जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। इनकी ओवरऑल रिटर्न रेशियोज देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 40% ROE है, जो कि इनके ओवरऑल बैलेंस शीट स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो एक काफ़ी अच्छी मिड कैप कंपनी है फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसे अक्यूमुलेट किया जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 550।
ओके, जैन रिसोर्सेज 456 पे आपका बाय कॉल है। यहाँ पे 4 ट्रेड्स रहे, सस्ता ऑप्शन ट्रेड आया मानस जी के सौजन्य से। पहला ट्रेड हमने पिक किया और पहला ट्रेड रहा यूनोमिंडा की 1080 की कॉल। 25 कलेक्शन 9 का स्टॉप लॉस 16-25 पर ट्रेड करते हुए फिर उसके बाद आया आज का एफएनओ सुपरस्टार। वहाँ पे प्रकाश सर ने थोड़ा सा ग्रेनुलर से फोकस किया 605 पे। श्रीकांत चौहान जी के पास गए हम आज अपने 4 के चमत्कार ट्रेड के लिए। यहाँ पे उन्होंने पिक किया अर्बन कंपनी और अभी जो आज मिड के फंडा कॉल्स नेहा पोदार की तरफ से आया, आज हो रहा जैन रिसोर्सेस। निफ्टी 22,900 अब 100 पॉइंट का डिफरेंशियल क्रिएट कर चुका है मेरे ख्याल से 23,000 की ट्रेजेक्टरी से। और बैंक निफ्टी में एक डिप, अनुज अगर आप देखें ना, जब हमने 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की थी लगभग 10 तक दे रहा था 53,000 को, तो वो स्केप्टिकल, वो मेरे ख्याल से वही बात आती है ना, वही जो सुबह कथन हम इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्ली के गले में घंटी कौन मारेगा, बिल्कुल आज बिल्कुल रात के लिए माल कॉल ले जाएगा। बिल्कुल आई थिंक आपने बिल्कुल सही एकदम की बात कही। एक 3 बजे का मूव पॉसिबल है आ जाए मार्केट में, लेकिन बात वही कि कैरी करे कौन इस मार्केट में, क्योंकि देखिए यूएस फ्यूचर्स काफ़ी वॉलेटाइल है। हालांकि सुबह रेड में थे फिर ग्रीन में आए, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी है और इस मार्केट में ना सिर्फ एक डिनाइल की ज़रूरत है, सिर्फ एक डिनाइल। अगर शाम को ईरान के सुप्रीम लीडर जो लीडर है उनका अगर एक डिनाइल आ गया कि नहीं हमने तो कोई बात ही नहीं की, अभी तक तो वो डिनाइल जो है वो वहाँ से आया था, पार्लियामेंट से आया था। अब एक इजराइल की एजेंसी की एक रिपोर्ट थी, हमने तो रिपोर्ट चलाई भी नहीं है हमने, क्योंकि बहुत हमें याद है पिछली बार क्या हुआ था, तो इसके लिए हमने वो रिपोर्ट चलाई ही नहीं। लेकिन वो रिपोर्ट 3-4 लोगों ने चलाई, उसके बाद मार्केट भागा। अब इशू ये है कि अगर उसका डिनाइल आ गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो आई थिंक ये ओवरनाइट तो कैरी करनी नहीं है मार्केट में, इस मार्केट में कैरी करना ही नहीं कुछ भी ओवरनाइट। मैं तो एक चीज़ कहूँगा, कल शायद हमसे एक थोड़ी सी गलती हो गई थी ये व्यू लेने में, कि हालांकि हेज के साथ कहा था हमने, लेकिन फिर भी ओवरनाइट तो जो हमारा व्यू रहा है ना कि आप ओवरनाइट नहीं कैरी कर सकते इस मार्केट में कोई भी पोजीशन बिना हेज के, क्योंकि जब तक क्लियर ना हो जाए गैप अप गैप डाउन 600 पॉइंट के गैप अप गैप डाउन बहुत दिक्कत हो जाए। अगर आप लकी रहे आपके फेवर में गैप हो गया अच्छी बात है, नहीं हुए तो बहुत बुरा सीन होगा। बिल्कुल, अभी भी याद रखिएगा, इसीलिए हम सुबह से कहे जा रहे हैं इस बात को कि भी डाउटफुल है ना। सारा का सारा हम किसी अगर आप देखें इंडिविजुअल की टिप्पणियाँ और उसके अगर आप देखें ओवरनाइट मूड स्विंग्स पे डिपेंड करता है सब कुछ, तो लेट्स लीव इट। आई मीन अभी कुछ डिसाइसिव नहीं है। सिंक क्या कर रहा है अभी आपके स्क्रीन पे, एक फार्मा की अगर आप देखें सिंकिंग टेंडेंसी है। आज सन फार्मा बैकफुट पे, डॉक्टर एडीज आज कोलैप्स हुआ। कविता जी जरा एक बार डॉक्टर एडीज को देखेंगे आप, डे लो पर डिफरेंट बिहेवियर। कल मार्केट जैसा था समझ में आता है, अभी आपके स्क्रीन पे 1248 पे डे लो पे ट्रेड करता है, आपका टेक क्या होगा इस पे? जी सिंस इट इज फ्रॉम द फार्मा 1251 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। काफी कंसोलिडेशन बताते हुए दिख रहा है। काउंटर 1240 से 1300 के लेवल के बीच में काफी टाइम से मूव करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है इन केस अगर ये फर्दर डिक्लाइन अगर इसमें आना है तो 1240 के लेवल्स अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पर फर्दर गिरावट बनते हुए दिख सकती है। अराउंड 1200 1180 के लेवल देन आते हुए दिखेंगे। सो अपसाइड मूवमेंट अंटिल 1263 के लेवल 1270 के लेवल को सरपास नहीं करता है तब तक मुझे लगता है यहाँ पर प्रेशर रह सकता है। मोर ओवर कंसोलिडेशन ज्यादा दिखता है, कंसोलिडेशन ज़्यादा दिखता है। चलिए, बाजार की शानदार तेज़ी में भी एक स्टॉक है जो आज थोड़ा सा वीक है, वो है पावर ग्रिड। कल पावर ग्रिड ने कैपेक्स अनाउंस किया था, स्टॉक में बड़ी तेज़ी आई थी, लोअर लेवल से रिकवरी आई थी। आज सुबह सुबह स्टॉक गिर गया, लेकिन अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आ रही है। लेकिन इसने आज अंडर परफॉर्म क्यों किया, नूपुर से समझते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि केपेक्स तो बढ़ा दिया, उसके बाद जो कैपिटलाइजेशन होता है उसका जो कि रेवेन्यू में तब्दील होता है या एसेट कन्वर्ट होती है उस केपेक्स में, उसका गाइडेंस बढ़ाया नहीं गया। FY 27 और 28 का नहीं गाइडेंस बढ़ाया गया और बाजार जो है उसी चीज़ को अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। FY 26 के लिए केपेक्स 32,000 करोड़ से बढ़ा के 35,000 करोड़ कर दिया, लेकिन कैपिटलाइजेशन गाइडेंस इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपने खर्चा तो कर दिया लेकिन आपकी जो एसेट है वो कब से आपको रेवेन्यू देगी उसका गाइडेंस कंपनी ने नहीं बढ़ाया, जो कि बाजार को पसंद नहीं आया। इसी के चलते हो सकता है आने वाले 2 साल में कंपनी के जो अर्निंग्स एस्टिमेट है उसमें कोई बदलाव नहीं हो, कोई अर्निंग्स अपग्रेड नहीं आते हुए दिखे और
उसी की वजह से एक करेक्शन मार्केट में आज स्टॉक में दिखा है। FY28 के बाद केपेक्स की जो विजिबिलिटी है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ 17,000 करोड़ की रह जाती है। और इसी की वजह से मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है, जहाँ पे उन्होंने इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया है कि केपेक्स आपने बढ़ा दिया, आप डालने भी वाले हो, लेकिन शायद एग्जीक्यूशन रिस्क सामने आ रही है, इसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और एक ये बड़ा मुद्दा बनते हुए दिखाई। मोतीलाल की रिपोर्ट देखे तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि केपेक्स तो बढ़ा दिया, लेकिन शेयर होल्डर्स के रिटर्न दबाव में आते हुए नजर आ सकते हैं। डिविडेंड पर शेयर जो है वो आगे चल के फ्लैट रह सकता है या हो सकता है उसमें भी थोड़ी कमजोरी देखने मिले, तो शेयर होल्डर्स के लिए भी थोड़ा नेगेटिव है। हालांकि कंपनी की रेवेन्यू पर ज़्यादा क्वेश्चन फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि केपेक्स तो बढ़ गया लेकिन रेवेन्यू में कब कन्वर्ट होगा, इसी पर बाजार की तरफ से थोड़ी निराशा आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, चलिए तो ये समय आपके लिए भी पावर ग्रिड पर शुक्रिया नूपुर। पावर ग्रिड पर एक टेक्निकल व्यू लेना चाहूँगा पैनल से। कविता जी, एक बार आप देखिएगा पावर ग्रिड का चार्ट। आज वीक है, वैसे काफ़ी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में स्ट्रेंथ थी स्टॉक में। क्या व्यू स्टॉक पर? तो पावर ग्रिड और इवन पावर सेक्टर भी हम देख के काफी स्ट्रेंथ लिए है, और पावर ग्रिड अपने एवरेजेस क्लस्टर के ऊपर काफी टाइम से मेंटेन होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है ऊपर में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है 310 का, वंस ये इसे सरपास करता है तो यहाँ एक अच्छे मूव बनते हुए दिख सकते हैं। देयर आफ्टर 330 340 के लेवल बनते हुए दिखेंगे। एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर किसी की है तो एक 285 के लेवल का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव 310 के लेवल के ऊपर आते हुए दिख सकता है। ओके, पावर ग्रिड पे आपका ठीक है। मीनवाइल चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, एक बार इंडेक्सेस को देखते हैं क्या कर रहे हैं। इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी 22,904 और बैंक निफ्टी 52,264 ट्वीट करता हुआ। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ बाजार के वरिष्ठ विशेषज्ञ आनंद टंडन मौजूद होंगे इस बातचीत में, इस वॉर जोन में, इस सीज फायर के बीच में, इस युद्ध विराम के बीच में वो क्या सोच रहे हैं, बाजार को कैसे रीड कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा। ओके, चलिए अब आनंद टंडन के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि वो इस मार्केट में अब क्या रुख अपना रहे हैं। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। एक पिछले कई सालों में जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, एक आपकी एक दिक्कत रही थी कि मार्केट में वैल्यूएशंस काफ़ी महंगी थी, खासतौर से मिड और स्मॉल कैप में। क्या एटलीस्ट इस वॉर की वजह से अब मार्केट वापस इन्वेस्टेबल हो गई है, और आपका अब क्या नज़रिया रहेगा? देखिए, अगर आप हिस्टोरिक नंबर्स के हिसाब से चलें, हिस्टोरिक मतलब ये कि वॉर से पहले जो नंबर्स लोग लेके चल रहे थे, तो उसके हिसाब से तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो 28 के अर्निंग्स के हिसाब से अब बाजार शायद 18 के आसपास आ चुका है, विच इज डेफिनेटली इन्वेस्टेबल नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से और नहीं गिर सकता, बट आपको कभी तो ट्रिगर दबाना पड़ेगा, तो यहाँ से आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि वॉर के कारण कितनी गिरावट आएगी अर्निंग्स के एस्टिमेट में, ये अनुमान करना अभी फिलहाल मुश्किल है। ये आप ध्यान रख के चलें कि प्रेसिडेंट साहब यूएस के जो भी बोलते रहे, जब तक तेल और गैस वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना कोई खतरे के चलना शुरू नहीं होता है, तब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है। और अगर ज्यादा दिन तक ये चलता रहा तो उसमें आपको एस्टिमेट सबके कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ हद तक कम हो जाएंगे। काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है, डिले हुआ है, और डिस्ट्रक्शन जो हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको सेटअप ठीक करने के लिए आपको कई महीने लग सकते हैं। तो इसके कारण इस साल का जो अर्निंग्स है वो आप समझ के चलिए कि कुछ ना कुछ उसमें आहत आएगी। कितनी आएगी, जैसे मैंने कहा, इस वक्त अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर भी अगर आपके पास 100 रुपए थे बाजार में डालने के लिए इक्विटी में स्पेशली, तो इस वक्त मेरा मानना है कि आप 15 से 20% उसमें से डालना शुरू कर सकते हैं। ओके, नमस्कार सर, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। 15 से 20% डिप्लॉयमेंट आपने कहा, तो इस डिप्लॉयमेंट को आप कहाँ पे करना चाहेंगे, कहाँ आपको ज़्यादा कन्विक्शन है, जहाँ से इस वॉर के जो इम्पैक्ट हैं वो भी कम विजिबल हों? हालांकि इम्पैक्ट तो हर जगह होगा सर, लेकिन फिर भी कम हो, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग आपको ग्रोथ प्रोजेक्शन नजर आ रहे हो सर। आपका कंफर्ट कहाँ पर है बाइंग में? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जहां पर आपको सबसे ज्यादा गिरावट नजर आई है, जैसे कि फ्रंटलाइन बैंक्स में, अभी फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एचडीएफसी जैसे बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो जिस तरह की आपने देखे गिरावट, भले वो एचडीएफसी हो या कोई और भी फ्रंटलाइन बैंक हो,
तो अगर आप ये समझ के चलें कि बाजार फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, तो यहाँ पर आपको खरीदारी काफी सस्ते में मिल रही है। बाकी क्षेत्र जो हैं मेरे हिसाब से आपको एक थोड़ा-सा डोमेस्टिक कंजम्पशन से निकल के ओवरसीज जाके देखना पड़ेगा कि आपका एक्सपोर्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि रुपये इतना गिर चुका है कि यहाँ से आपके मार्जिन थोड़े से कुछ ना कुछ तो बढ़ेंगे ही। और उसके साथ-साथ क्योंकि हमारा स्पेशली जैसे फार्मा क्षेत्र है, वो एक तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और सेकेंडली उसके साथ-साथ जो पाइपलाइन है ड्रग्स की, वो फिर से काफ़ी तगड़ी हो गई जेनेरिक में। तो उसके कारण फिर से जो एक्सपोर्ट काफी दिन तक लोग देखना बंद कर चुके थे और ज्यादा तक डोमेस्टिक पे सप्लाई पे देख रहे थे। मेरे हिसाब से कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती हैं जेनरिक्स में, स्पेशली जो सेमाग्लुटाइड जैसी नए ड्रग्स आए हैं ऑफ पेटेंट, उसमें आपको काफी इस साल और अगले साल फायदा होने की उम्मीद है। तो फार्मा एक और क्षेत्र रहेगा जहां पर मेरे हिसाब से पैसे बन सकते हैं। ये सर एलएनटी पे आपका टेक क्या है? नो डाउट कि आपका जो ये वॉर जोन है उसी में एक सब्सटेंशियल एक्सपोजर है, बट सिंस अभी हम बात ये कर रहे हैं कि अगर जितना भी डैमेज हुआ है मिडिल ईस्ट में उसकी रीबिल्डिंग की प्रोसेस आज नहीं तो कुछ समय बाद शुरू होगी, इनका और एग्जिस्टिंग आप देखें जो इस वक्त पोर्टफोलियो है उसमें भी रिजम्पशन होगा। एलएनटी को आप रीड कैसे कर रहे हैं? अच्छा खासा 17-18% का हाई लेवल से रिट्रेसमेंट है वर्सेस आई थिंक लास्ट मंथ हाई। तो एलएनटी में देखिए दो चीजें हैं। एक तो अगर आप कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो उसका कोई उसके तुलना में और कोई कंपनी इंडिया में है नहीं। तो आपको डिफॉल्ट उसको अगर उस क्षेत्र में आपको एक्सपोजर चाहिए तो आपको एलएनटी लेके रखना पड़ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम एलएनटी में ये आ गई है कि उसमें काफी हद तक वैल्यू जो है उनकी सब्सिडीज से आती है और वो सब्सिडीज जो ऐसे क्षेत्र में है जहां पर फिलहाल थोड़ा सा व्यू बनाना मुश्किल हो रहा है कि टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है। तो उसके कारण कुछ हद तक आपको उसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर हो जाता है कि टेक्नोलॉजी में आपको यहाँ से बढ़त मिलेगी कि नहीं, कितनी वॉल्यूम ग्रोथ होगा, एटलीस्ट ये नहीं मैं मानता हूं कि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि ग्रोथ इंडियन कंपनी सस्टेन कर पाती हैं अगले 3 से 6 महीने में कि नहीं। और क्योंकि उसका काफी हद तक प्रभाव पड़ता है एलएनटी के शेयर प्राइस पे, तो एलएनटी में अपसाइड थोड़ा सा मेरे हिसाब से कैप्ड है। जैसे मैंने कहा आपको पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में और कोई कंपनी उस तरह की है नहीं जिसका इतना वाइड एक्सपोजर हो। ओके, चलिए बात होगी एलएनटी की। एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा एशियन पेंट्स पर। 52 वीक लो लगाया कल इसने, लेकिन आज जो प्राइस हाइक की अनाउंसमेंट हुई, क्या कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि वर्स्ट ऑफ द कंपटीशन इज ओवर और अब कंपनियां अब हर कोई इनकम्बेंट की तरह बिहेव करे शायद? देखिए, इनकम्बेंट की तरह तो नहीं बिहेव करेंगे, क्योंकि मार्केट शेयर जब तक ठीक से सेटल नहीं होगा तब तक मेरा मानना यही रहेगा कि जो वेल फंडेड कॉम्पिटिटर्स नए आए हैं वो मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि प्राइस बढ़ाने से उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है या कुछ राहत आ सकती है उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस जो जिसमें इजाफा हुआ होगा, लेकिन ये इंडस्ट्री वाइड है तो बाकी लोग को भी प्रॉब्लम होगी, उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तरफ ये है कि डिमांड कहाँ जा रही है अगेन, क्योंकि प्राइस एशियन पेंट्स के समय जैसे आपने कहा 52 वीक लो के आसपास है, तो हो सकता है यहाँ से आपको टेक्निकल बाउंस मिले, लेकिन कितना ऊपर जा सकता है, मेरा अभी भी ये व्यू है कि कंपटीशन तगड़ा रहेगा। और मेरा ये मानना है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इस साल उतने पॉजिटिव नहीं रहेंगे जितना लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो इस पे मैं थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ हूँ। और सर कैपिटल मार्केट थीम में इस बात के मद्देनजर कि अगर आप वर्स्ट फेज जो पिछले 4 महीने के रहे, आई मीन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और आप इनफैक्ट इन रिसेंट मंथ्स को जोड़ लीजिए, लेकिन एसआईपी जो इनफ्लो है वो उस पर कोई डेंट नहीं है, नो डैमेज व्हाटसएवर। आप कैपिटल मार्केट थीम के अंतर्गत एक्सचेंजेस को लेंगे या फिर डिपॉजिट्स को लेंगे या फिर एएमसीज, किस पे फोकस करेंगे आप इस वक्त? एक तो मैं कैपिटल मार्केट थीम से थोड़ा सा अलग ही रहूंगा। जैसे आपने कहा अभी बहुत ही कोई खास गिरावट नहीं आई है क्षेत्र में, वॉल्यूम अभी भी काफी हाई है और इसका मतलब ये है कि बाजार में अभी भी उम्मीद यही है कि वही जिस तरीके से और जिस तेजी से बाजार चला है वो बरकरार रहेगा, जो कि थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा रिएक्शन हो सकता है यहाँ से कि काफी बाजार गिरा है, लेकिन वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। तो
एक तो वो है। दूसरा, अगर आपको लेना ही है तो दो तरीके हैं इसको प्ले करने के मेरे हिसाब से। एसेट गैदरिंग कंपनियां जो हैं वो बेस्ट पोजीशन रहती हैं, या तो वेल्थ मैनेजमेंट प्लेस, बैंक्स, और अगर आपको खाली एसेट मैनेजमेंट में फोकस करना है तो इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि इसमें अगर आप एक बार डाल देते हैं तो फिर इससे निकल नहीं सकते, तो इसका बड़ा सस्टेन्ड ग्रोथ रहता है। बाकी कंपनियां जो हैं स्पेशली ब्रोकिंग और टू सम एक्सटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, वो टोटल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। अब ये जरूर है कि क्योंकि एक एक्सचेंज शायद लिस्टिंग की तरफ आए तो इसलिए आपको फिर से कुछ फर्क पड़ जाए, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आउटसाइड रिटर्न इस लेवल से मिलेगा। ओके, आउटसाइड रिटर्न आईटी में मिलेगा क्या, खासतौर से लार्ज कैप आईटी में इन वैल्यूएशंस पर? यहाँ वैल्यूएशन छोड़िए, कुछ केसेस में प्राइस कोविड के लेवल पे पहुंच गए। बट अनुज, आप ये देखिए कि आज के दिन भी जो अनुमान है, फॉर एग्जांपल आप टीसीएस लेके चले तो उसका जो अर्निंग्स ग्रोथ है, अगर आप गूगल के साथ कंपेयर करें तो उसमें आधी अर्निंग्स ग्रोथ है और कम से कम 40% प्रीमियम अभी भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा सस्ते हो गए, गिवन द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ हिस्टोरिक अर्निंग्स के हिसाब से सस्ते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग्स खुद ही प्रभावित है, और ये इस समय अनुमान लगाना मुश्किल है कि कब तक रहेगी। हालांकि अभी जो लेटेस्ट फिगर जो आ रहे हैं कि रिक्रूटमेंट अभी भी जारी है, लेकिन फ्रेश रिक्रूटमेंट उतनी जारी नहीं है। बनस्बत ऐसे कि जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं उनकी रिक्रूटमेंट जारी है। तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और उसमें मार्जिन का कितना फर्क पड़ेगा, ये अभी एटलीस्ट मेरे पास कोई अनुमान लगाने का तरीका नहीं है। तो मैं इस सेक्टर पे भी अभी फिलहाल थोड़ा सा अंडरवेट हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा क्योंकि रुपये इतना गिर चुका है तो आपको यहाँ पे भी थोड़ी बहुत करेक्शन आपको ऊपर की तरफ मिल सकती है। सर, आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टेड लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, एक धड़ा तो ये कह रहा है जनाब, इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद एंड इट्स राइट नाउ इट्स विटनेसिंग F2 सेलिंग, ठीक है, बट एक इशू हुआ, एक लीडरशिप अगर आप देखें तो यहाँ से एग्जिट हो गई, और उसके बावजूद मतलब वो जाते हैं तो जो टिप्पणी कर गई वो एक प्राइस डैमेज देखे गया। एफआईएस की सेलिंग अलग बात है। और दूसरी बात है, अगर आप कंपैरिजन करें लास्ट 2 साल में, आपने फेडरल बैंक में, आपने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक लोअर बेस पे अच्छा पैसा बनाया। उस समय एचडीएफसी बैंक बिल्कुल शांत रहा और एक प्राइस डैमेज भी हुआ। तो ऑल इन ऑल बीता 1 साल एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं रहा। इस प्राइस पे आपका टेक क्या एचडीएफसी बैंक पे? देखिए, जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही कि अगर कोई और उसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, फिलहाल चेयरमैन के एक स्टेटमेंट के अलावा, जो निकलते हुए चेयरमैन थे उनके एक स्टेटमेंट के अलावा अब उन्होंने कोई ये साफ टिप्पणी नहीं करी है कि उनको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि फिलहाल देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं तो 5 साल, 1 साल क्या 5 साल से एचडीएफसी बैंक ने कुछ नहीं किया है शेयर प्राइस के हिसाब से, तो डेफिनेटली मेरा उनके ऊपर अभी भी भरोसा यही रहेगा कि एटलीस्ट वो अर्निंग्स ग्रोथ जो है क्रेडिट ग्रोथ से थोड़ा सा बढ़ के ही करेंगे। अगर क्रेडिट ग्रोथ वापस 13-14% की आना शुरू हो गई, जो कि अभी दिख रहा था, उनके पास कंस्ट्रेंट था क्योंकि वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे मर्जर के बाद से, अब वो कंस्ट्रेंट चला गया है। तो अगर वो आप समझिए कि आपको 13-14% की भी बढ़त अगर क्रेडिट में आती है, तो अगर एचडीएफसी बैंक 1% भी उससे बढ़ाता है तो भी 5 साल में पूरा बैंक डबल हो जाता है। और एक क्योंकि पिछले 5 साल में नहीं हुआ है तो आपको वैल्यूएशन और आधी हो जाएगी यहाँ से, अगर दाम यहीं रहा तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको काफी लो वैल्यू पे इस वक्त लीडिंग फ्रेंचाइज मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगा रेट पे कर रहे हैं, तो मैं तो इस वक्त फ्रंटलाइन बैंक्स पे पॉजिटिव हूँ। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना ठीक आपने हमारे साथ शेयर किया, अपना व्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निकट भविष्य में आपसे फिर होगी मुलाकात, बातचीत लेके आइए इंडिसेस आपके स्क्रीन पे। अब हम आखिरी के कुछ क्षणों में 20 मिनट्स में जो ट्रेड है उसमें एंटर कर रहे हैं। इट्स 22913, निफ्टी बैंक 52,603 और निफ्टी आईटी 0.25% ऊपर, लगभग 500 अंक। अनुज, कैसे माने, 2 प्रश्न होंगे मेरे। हाँ। क्या स्ट्रेंथ दिखाई दी कि नहीं? और दूसरी बात, अगर स्ट्रेंथ नहीं थी तो क्या स्थिरता आई, और अगर हाँ तो क्या करना है कल के लिए? बिल्कुल, देखिए इंडिया विक्स देखते हैं एक बार जरा। इंडिया विक्स और यूएस फ्यूचर्स, 2 चीज़ें देख लेते हैं। इंडिया विक्स कोलैप्स हुआ आज, 8% के करीब नीचे आया, डे लो पर आया। यूएस फ्यूचर्स देख लेते हैं। यूएस फ्यूचर्स काफ़ी वोलेटाइल हैं, सुबह रेड में थे, फिर वो
थोड़ी न्यूज़ रिपोर्ट आई, उसके बाद वो ग्रीन में भी आए, अब वापस थोड़ा सा आई थिंक रेड में है, ज़्यादा नहीं लेकिन है तो रेड में ही। इस बीच में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पुट का प्राइस दिखाता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये कल की एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, परसों नहीं हो रही है, परसों छुट्टी है रामनवमी की वजह से। अग्रिम बधाई रामनवमी की वजह से बाय द वे, तो कोई बात नहीं। तो कल की एक्सपायरी की, उसमें मार्च सेलेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा शायद। उसकी 73,000 की पुट, जो यहाँ से 1000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, 1000 पॉइंट मायने रखता है सेंसेक्स में, है ना। 1000 पॉइंट दूर की पुट, वो भी पता है आपको 170 रुपये की है। मतलब सोचिए नॉर्मली ये पुट कितने की होगी, अगर एक नॉर्मल मार्केट होगी तो 1000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पुट कितने की होगी, 40-50 रुपये की, 30-40 रुपये की मैक्सिमम। चाल में 40-50 बोल दिया, वरना 30 रुपये की होती। तो मार्केट में इस समय इस लेवल का फियर फैक्टर है। तो अब ऑब्वियसली इसका मतलब, और वो छोटी 72,500 की 100 रुपये की है, 1,500 पॉइंट दूर की। तो इस समय मार्केट में रिस्क लेने का थोड़ा सा मतलब रिस्क ना ही ले तो बेटर है। ओवरनाइट पोजीशन ना ओपन छोड़ें। अगर आपको लेनी है, मान लो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो कैरी करना है, तो फिर आप हेज कर लें। तो आप हेज कर लें, फिर बिना हेज के मत लें पोजीशन कोई भी, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। इस मार्केट में अगले 2-3 दिन न्यूज़ काफ़ी आएंगी, रिपोर्ट्स के बाद रिपोर्ट्स, उनका डिनायल, एफर्मेशन, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए इस ओवरनाइट रिस्क से बचें, ये मेरा व्यू रहेगा। मार्केट दे रहा है आपको, इंट्राडे में मौके दे रहा है, तो ज़रूरत क्या है ओवरनाइट रिस्क कैरी करने की। चलिए नूपुर के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल, ऑटो स्टॉक्स पे आज डीलर्स की नज़र बनी हुई है। यहाँ पे जो मंथली डेटा आता है ऑटो का, यही एक्सपेक्टेशन है कि बेटर नंबर्स यहाँ पर आते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से बाइंग लिस्ट में आज आपको आयशा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, ये दोनों स्टॉक्स दिखेंगे। इसमें इंस्टीट्यूशनल और HNI दोनों की तरफ से बाइंग आती हुई दिखी है डीलर्स डेस्क पे। तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी जो स्टॉक्स है वो आज फोकस में, नंबर से पहले, मंथली ऑटो सेल्स नंबर से पहले ये स्टॉक्स रडार पे आते हुए दिखे। एक और स्टॉक आज फोकस में बना हुआ है डीलर्स के में अपोलो माइक्रो, यहाँ पे नजर रखनी है, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एक बड़ा ऑर्डर विन कंपनी को मिलते हुए दिखे। इसी के चलते आज स्टॉक डीलर्स की लिस्ट पे भी बाइंग के रडार पे आते हुए दिखा है। शुक्रिया नूपुर इस पूरी चर्चा के लिए। तो ये अगर आप देखें कुछ काउंटर्स जिसका हम 2 बजे जिक्र कर रहे थे, अपोलो माइक्रो अच्छा मूव देता हुआ, और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे निफ्टी ऑटो, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ये डीलर्स के रडार पे हैं, और निफ्टी ऑटो, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं फॉर टुमारो, वेडनेसडे माफ कीजिएगा। मानस, क्या पिक करेंगे आप? देखिए, एक BTST कॉल लेंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल ने अपने 200 मूविंग एवरेज को वापस रीगेन कर लिया है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 7400 के प्राइस चल रहे हैं, 7324 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी, और 7550 तो 7550 तक के टारगेट पॉसिबल है अपोलो हॉस्पिटल्स के फ्यूचर में। ओके कावा सर, कल का ट्रेड अगर लेना है तो उनके लिए, ना ले तो अच्छा है, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क बिकॉज ऑफ दैट। अदरवाइज स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त टेक्निकली, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। 1328 के आसपास ट्रेड कर रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। स्टॉप लगाएंगे 1314 का, 14 रुपए का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 1360 to 1380। टेक्निकली अच्छा लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। प्रकाश सर, जैसे आपने जितना कन्विक्शन था वही स्टॉक वैसा ही लिया। आई मीन जैसा स्टॉक वैसा कन्विक्शन। लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो वो भी ठीक है ना? बिल्कुल सही स्टॉक लिया आपने। कविता जी, आप क्या लेंगी? तो हम कैश सेगमेंट का एक काउंटर लेंगे। 522 के लेवल पर मिंडा कॉर्प अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सो दोज जो स्टॉक लेकर जाना चाहते हैं, मुझे लगता है 505 के स्टॉप लॉस के साथ इसे कैरी किया जा सकता है। 20 डेमा के ऊपर जाकर क्लोजिंग देते हुए है। अपर साइड एवरेजेस जो दिखते हैं वो 540 550 के लेवल के पास आते हुए दिखते हैं। तो फॉर द प्राइस मूव ऑफ 550 507 के स्टॉप लॉस के साथ मिंडा को आप बाय कर सकते हैं। ओके अरुण जी, आपका ट्रेड कल के लिए? जी बिल्कुल, टीवीएस मोटर में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम काफी पॉजिटिव दिखा सकता है। 3480 के पास चल रहा है, 3532 तक के टारगेट्स रहेंगे और 3458 का स्टॉप लॉस है। ओके, टीवीएस मोटर। श्रीकांत चौहान जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा?
देखिए मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस यहाँ पे कुछ BTST का ट्रेड लिया जा सकता है। 849 850 के करीब ट्रेड कर रहा है। 842 का स्टॉप लॉस हमें रखना है। हमें लगता है ये स्टॉक 860 से लेकर 865 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो 842 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फाइनेंस लॉन्ग करना है। ओके, पंकज जी आप बताइए आपका कल का BTST ट्रेड। सर मैं एसटीबीटी के साथ में जाना पसंद करूंगा। मुझे लग रहा है कि अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर एक सीरियस ब्रेकडाउन दिख रहा है। इतने बढ़ते मार्केट में भी ये ऊपरी लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, स्विंग लोस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 1825 की लेवल पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 1840 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 1790 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं। आज की मार्केट ब्रेथ कैसे रही ये जान लेते हैं। वीरू बताइए। बिल्कुल अनुज, मार्केट ब्रेथ पे आते हैं। और आज तो हालांकि अगर आप देखें कल के बनस्पत बेहद शानदार रही, लेकिन आज की तेज़ी के पीछे बड़ा कारण रहा बैकफुट पे आना शॉर्ट होल्डर्स का। करंट स्टैट्स में अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग 75 लॉन्ग्स, लगभग शॉर्ट कवरिंग 129 में, 3 में शॉर्ट और 4 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। पहली स्लाइड लेके आइएगा लॉन्ग्स की। कहाँ कन्विक्शन था बाजार को टू पिक लॉन्ग लेकर लॉन्ग अगले सेशन के लिए जाने के लिए। GMR एयरपोर्ट्स, LNT में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स थी। ये इटरनल, उसके बाद इंटरग्लोवेशन और बजाज फाइनेंस। इंटरग्लोब, बजाज फाइनेंस, इनफैक्ट सारी स्किप्स वो हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखें ओवरसोल्ड थी, बट आज यहाँ पे एक बाइंग नजर आई। सम्मान कैपिटल, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, HPCL, CDSL, PNB हाउसिंग, इनमें सब में शॉर्ट कवर था। शॉर्टिंग कहाँ थी? वो स्टॉक्स जो कि कोलैप्स हुए आज अंडर द इंप्रेशन ऑफ शॉर्टिंग, और जहाँ पे प्रेशर था टाटा पावर, लोधा, रियल स्टेट का बहुत बुरा हाल है। लोधा आज भी आप देखें बैकफुट पे था, हालांकि कम था। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग, कोल इंडिया में पावर गेट, आपको एक सेंस मिलेगा ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने पिछले 4-5 दिन में काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई थी। सिप्ला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NMDC। एक बार SBI को देखते हैं, SBI क्या कर रहा है। SBI ने इस पूरे टर्बुलेंस के फेज में क्या किया और अब क्या कर रहा है। SBI आज भी बैकफुट पे था और SBI में आज बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई है वर्सेस डे हाई ऑफ 1050। मानस आपकी रेटिंग क्या कहती है SBI पे? जितना ये स्ट्रॉन्ग था उतना ही अगर आप देखें तो अब इसने एक ट्रेजेक्टरी पकड़ ली अपनी गिरावट की। शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और आज फाइनली सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज अब बिलो 50 डेमा, नहीं 100 के नीचे। आपका SBI पे क्या व्यू कह रहा है इस वक्त? देखिए मैं समझता हूँ कि करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो सकता है, क्योंकि 100 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। हो सकता है कि 200 मूविंग एवरेज जो कि 970 रुपए के आसपास है, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और खरीदारी अब तब तक ना करें जब तक 1100 रुपए के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब तक 1100 के नीचे है तब तक इसको अवॉइड कीजिए। 1100 पे ही अगर आप देखें दो बड़े एवरेज यहाँ पे उनकी फॉलिंग टेंडेंसी है। बाकी अगर आप देखें टुवर्ड्स क्लोज, एक बार टाटा पावर को और देख लीजिए, कोल इंडिया को देख लीजिए। कोल इंडिया में आज एक काफ़ी बड़ा प्राइस डैमेज था, बट टुवर्ड्स क्लोज आई थिंक जो चीज़ सबसे अच्छी है ना वो है बजाज फाइनेंस। हालांकि देखिए ये स्टॉक आज शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है। आज इसने एक अच्छा पुल बैक दिया, लेकिन अभी भी वो ट्रेजेक्टरी भेद नहीं पाया है, क्रॉस नहीं कर पाया है ना, जिसको ये इस पूरे दौर में एक बड़ा सप्लाई जोन मान के चल रहा है। और करीब 860 के आसपास इसका शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज आता है 10 निमा। और एक बार लेके आइए आप जरा प्लीज़ ICICI बैंक। आज सुबह सुबह राजेश सतपुते जी ने इसको पिक किया था और टुवर्ड्स क्लोज 1251 आप कह सकते हैं एक अच्छा सेशन, और इसने एक हल्का सा पुल बैक लिया। मैं कुछ डिफरेंट पिक करने की कोशिश कर रहा था जहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन दिखाई दे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स नहीं कह सकते, MCX कह सकते हैं कुछ हद तक, PNB हाउसिंग ना इटरनल कुछ हद तक ही, क्योंकि कार्यक्रम में शामिल हो चुका है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और CDSL आपकी रेटिंग श्रीकांत, सम बिट ऑफ फंडामेंटल्स, सम बिट ऑफ टेक्निकल्स अगर कंबाइन करें CDSL और NSDL दोनों में आप डिपॉजिटरीज में क्या सेंस रखते हैं इस वक्त? तो देखिए मुझे लग रहा है कि इन दोनों स्टॉक में अगर मुझे किसी एक स्टॉक को अगर चूज करना है सबसे पहले, तो मैं कहूंगा कि CDSL को खरीदना चाहिए। ये स्टॉक वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा करेक्ट भी हो चुका है, तो जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस था वो थोड़ा कम हुआ है एज कम्पेयर टू NSDL। अगर देखा जाए तो NSDL कंपेरेबल वैल्यूएशंस में है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर फर्स्ट चॉइस अगर रखनी हो तो CDSL को रखना चाहिए। और अगर इसके प्रीवियस लोज को देखे CDSL के, तो तकरीबन उन्हीं लोज पे आ चुका है जहां पे ये 2024 में ट्रेड कर रहा था।
तो इन लेवल्स के करीब मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है फॉर इन्वेस्टर्स। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है अभी भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है स्टॉक में, कोई बड़ा जबरदस्त पुल बैक है ऐसे नहीं लग रहा है। बट ग्रेजुअली मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे थोड़ा और कंसोलिडेट होके ये स्टॉक रिकवर कर सकता है और 1450-1500 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल CDSL को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई आपकी CDSL पर। एक बार मीनवाइल फिर से डाउ फ्यूचर्स देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो मार्केट अब एक सैंग्विन होके जा रहा है। आखिरी के आधे घंटे मार्केट में गिरावट नहीं आई, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है अगर आप देखें तो। और ख़ास तौर से आज की ट्रेड में जो स्टैंड आउट फीचर है वो है एक दो बड़े स्टॉक्स, L&T, ICICI बैंक। तो वीरू, आज एक और चीज़ देखनी होगी, आज FIIs ने क्या किया, क्योंकि अगर आज फिर आपको वो 8-9 हज़ार करोड़ वाला नंबर आ गया ना, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। सेल नंबर तो आना चाहिए वैसे, क्योंकि एक दिन में कुछ बदला तो है नहीं, और डॉलर रुपये भी आपको यही कह रहा है मोर और लेस। लेकिन अगर सपोज करिए 2,500-3 हज़ार करोड़ का सेल नंबर आया, तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन एक चीज़ फिर मैं ऐड कर रहा हूँ, इस मार्केट में अभी भी वर्स्ट इज़ नॉट ओवर। और मैं अभी भी ये कहूँगा कि जो हमारा कल का लो था उसका टेस्ट होने का रिस्क रहेगा। भले ही उसको आप तोड़े ना, लेकिन उसको टेस्ट होने का रिस्क रहेगा। और इस मार्केट में बस ये मत सोचें कि बस अब वर्स्ट इज़ ओवर। ठीक है, अब मार्केट आपको शायद कुछ दिन लॉन्ग साइड पे भी मौके दे, लेकिन जैसे कहते हैं कि तैयार रहिएगा वो जंप करने के लिए। वो म्यूजिकल चेयर वाले गेम में म्यूजिक कब बंद हो जाए ये पता नहीं, उसके लिए तैयार रहिएगा। जी हाँ, कहते हैं मैंने खतरे से बाहर नहीं है अभी, है ना। ये अगर सरल शब्दों में कहें तो खतरे से बाहर नहीं है। बाकी ट्रंप देखिए जनाब आज रात क्या करते हैं, अगले 2-3 दिन में क्या करते हैं। अभी तो खैर 5 दिन का युद्ध विराम है, लेट्स सी। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे अभी एक स्टॉक आ रहा था धीरे धीरे, पिडिलाइट। क्या कुछ डिसाइसिव कर पाया? नो, नॉट एग्जैक्टली, बहुत कुछ निर्णायक नहीं कर पाया। और एक बार लेके आइएगा SRF आपकी स्क्रीन पे, 2476। अच्छा अरुण, एक बार जरा SRF को देखिएगा और थोड़ा सा बाकी अगर आप दूसरे स्टॉक्स को भी देखते हैं। UPL लेके आइए, 620। रिवर्सल आज SRF ने भी जनरेट किया और मेरे ख्याल से UPL ने भी जनरेट किया। दोनों में से अगर रिवर्सल, अगर मान लीजिए कल हम 23,000 के ऊपर की अपनी जर्नी स्टार्ट करें और केमिकल बास्केट में बाइंग इमर्ज हो, बेटर क्या है कंसिडर करने लायक? क्योंकि UPL में एक चीज़ नज़र आ रही है कि UPL ने इस करंट फॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया। UPL 24 फरवरी से ही, जब से पूरा बाजार का कोलैप्स शुरू हुआ, साइडवेज रहा है, जो अपने आप में अगर आप देखें एक स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है या जुझारूपन का इंडिकेटर है। आपका ठीक क्या कहता है UPL पे, या फिर इन कंपैरिजन विद SRF? देखिए वीरेंद्र जी, आपने सही कहा। UPL अगर SRF से कंपेयर करते हैं, UPL थोड़ा ज्यादा एक बेटर आप कह सकते हैं रेजिलियंस स्टॉक ने दिखाया है। 595-600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है। अगर एक स्टॉक चुनना चाहे, SRF में अभी सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो SRF डेफिनेटली वो चॉइस नहीं रहेगी। UPL को लेके चल सकते हैं। 600 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर लॉन्ग पोजिशंस किसी की UPL में है। टारगेट की जहां तक बात है, 642-644 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर दोनों में से चुनना चाहे तो UPL के साथ ही जाना चाहिए। दोनों में से चुनना चाहें, देखिए बात ये आज की नहीं है, हम किसी प्रकार के ट्रेड की कल्पना आज की नहीं कर रहे हैं, बट बस एक कंपैरेटिव एनालिसिस था कि क्या इस वक्त फिर भी बेटर प्लेस्ड है इन केमिकल बास्केट। और एक स्टॉक लेके आइए HDFC AMC। मानस वैल्यू बैंक के लिहाज से मैं ये HDFC AMC का ये प्रश्न बना के बैठा हुआ था। मई 2023 से लेकर अब तक हमेशा 100 वेमा पे इसने एक बेस बनाया है। कुछ ऐसा ही बेस बनाया था इसने 21 मार्च 2025 के आसपास। वैल्यू बाइंग के लिहाज से अपने क्लाइंट्स को कुछ सजेशन दिए क्या आपने HDFC AMC पे? तो देखिए अभी नहीं, ये सही है कि बिल्कुल सही जगह पर सपोर्ट लिया है, लेकिन रिवर्सल का वेट करेंगे। एक रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलेगा अगर 2400 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। तो अगर 2400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर एक पोजीशन ट्रेड लेंगे जिसमें आपके स्टॉप लॉस करीब 2250 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट रहेंगे बड़े 2600 से लेकर 2650 की रेंज। ओके, अभी पर आप वेट करेंगे। अभी शायद वो अभी सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है, बट क्या ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल में तब्दील हो जाएगा? मानस इसको लेके अभी भी अगर आप देखें तो पशुपेश में है, तो वो चीज़ नहीं कर रहे हैं।
और मैं टुवर्ड्स क्लोज देख रहा था कि बैंकिंग में क्या नज़र आ रहा है फाइनली। देखिए सारा का सारा जो आज स्ट्रेंथ थी या फिर रिवर्सल्स थे वो PSU बैंक, ये प्राइवेट बैंक्स में थे। नदारद रहे आज इस पूरी प्रोसेस में PSU बैंक्स। SBI का जिक्र मैं कर ही चुका था, मात्र एक इंडियन बैंक जो था वो थोड़ा बहुत स्टेबल था, लेकिन निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स आज एक डाइवर्जेंस रहा। जरा प्लीज़ इंट्राडे क्रॉस चार्ट रखेंगे जरा प्लीज़, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स और निफ्टी बैंक का। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने आज जहां ओपनिंग दी है ना, उससे थोड़ा सा अगर आप देखें चला, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। तो उतना स्ट्रॉन्ग शो अगर आप देखें तो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स का नहीं है, और इसका बड़ा कारण है SBI जो कि आज बैकफुट पे क्लोज हुआ, आज थोड़ा सा सरेंडर करके क्लोज हुआ। और मेरे स्क्रीन पे इस वक्त जो अंतिम दौर तक स्ट्रेंथ कायम है वो सिर्फ बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस अच्छा करता हुआ, कुछ बाइंग एफर्ट्स मुझे अपनी स्क्रीन पे टुवर्ड्स क्लोज FMCG बास्केट में नज़र आ रहे हैं। दैट्स HUL करीब 2084 के स्तर पर आके ट्रेड करता हुआ। और एक जो प्रकाश सर ने कॉल ली थी ना USL, प्रकाश सर को शायद थोड़ा सा कन्विक्शन कम था, हो सकता है, लेकिन टुवर्ड्स क्लोज बहुत देर आप देखें एक शानदार शो, लगभग 1331 पे आके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। एक बड़ा मूव दिया इस स्टॉक ने, और 1331 पे एक स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप, तो एक अच्छी क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पर आपका USL। बहुत स्टॉक कंसिडर करने लायक नहीं थे, लेकिन एक बार फिर से हम निफ्टी पर टुवर्ड्स क्लोज 22,950 डे हाई से लेके लगभग 100 अंक का डिफरेंशियल है डे हाई से अगर आप कंपेयर करें। चलते हैं अनुज के पास बाकी बारीकियों को समझने के लिए बड़ी बॉल पे। अनुज ओवर टू यू। शुक्रिया आप शुरू। और बिल्कुल लेट्स सी मार्केट की क्लोजिंग कैसी रही आज की। करीब 450 पॉइंट का गेन था निफ्टी पर। एक अच्छी बात ये हुई कि मार्केट ने इंटरडे में डिप दी, लेकिन उसके बाद बाइंग आई और मार्केट डे लो से काफ़ी ऊपर बंद हुआ। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बंद हुआ आज मार्केट, भले ही 23,000 के ऊपर ना बंद हो पाया हो। और बैंक निफ्टी में आज अच्छी स्ट्रेंथ थी, करीब 1300 पॉइंट ऊपर था, 2.5% का मूव यहाँ पर आया। निफ्टी IT ये भी करीब 0.25% ऊपर था, यहाँ पर भी अच्छे मूव थे 500 पॉइंट से ज़्यादा के। मिड कैप करीब 0.3% ऊपर था, स्मॉल कैप ये भी करीब 2.5% से ज़्यादा ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अक्रॉस द बोर्ड एक अच्छी तेज़ी थी आज। एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा था, 700 बढ़ने वाले शेयर उसके सामने, गिरने वाले शेयर उसके सामने 2350 बढ़ने वाले शेयर, तो 3:1 से बेटर का एडवांस डिक्लाइन आज की ट्रेड में रहा। चलिए अब आते हैं सेक्टोरल गेनर्स पर। सबसे ऊपर कैपिटल मार्केट 3.6% के शानदार गेंस के साथ, फिर ऑटोज़ यहाँ पर भी 2.5% के गेंस, निफ्टी बैंक में 2.5% के गेंस रहे, फिनेंशियल्स में अच्छे गेंस थे करीब 2.5% के, डिफेंस 2.25% से ज़्यादा ऊपर था, कैपिटल गुड्स इंडेक्स यहाँ पर भी करीब 2% के अच्छे गेंस थे। और देखिए स्थिति बदली है, कल गेनर नहीं था, आज लूज़र नहीं है। अब आते हैं हम निफ्टी गेनर्स पर। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर इंटरग्लोब एविएशन 5% से ज़्यादा ऊपर, L&T आज का हमारा बिग स्टॉक 5.25% ऊपर था, इटर्नल में अच्छी बाइंग आई करीब 5% इटर्नल ऊपर था, बजाज फाइनेंस ये ऊपर रहा करीब 0.5% के करीब, एशियन पेंट्स ये भी करीब 5% ऊपर था, और अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर भी करीब 4% के अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले। लूजर्स में कोल इंडिया, पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला और सनफार्मा। थोड़ा सा मार्केट का आज रिस्क ऑन था, तो थोड़ा सा आज आपने इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी। लेकिन एक चीज़ क्लियर है बीरो कि मार्केट की क्लोज अच्छी खासी थी, खराब नहीं। जी अच्छी खासी क्लोज थी, मार्केट बहुत अच्छी थी, और टुवर्ड्स क्लोज आपने एक सम्मानजनक स्तर को अपने होल्ड रखा। बाकी एक एक्सपायरी बीत गई जनाब, और कल एक फिर लौटेंगे, लेकिन गुरुवार को क्योंकि रामनवमी की छुट्टी है तो एक एक्सपायरी जो है वो कल अलाइंड है बुधवार के दिन। सारे समीकरण, तथ्य, फैक्ट्स, फिगर्स और ग्लोबल मार्केट्स की प्लेसमेंट सब कुछ लेके ये पैनल फिर आपके साथ हाजिर होगा कल मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।